अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 18। अंदर आ जाओ झुमरू। सरदार ने आवाज लगाई। इसकी नजरें अभी भी दुआम पर थी। झुमरू अंदर आया तो उसके चेहरे पर मामूल से हटकर हल्की सी परेशानी थी। क्या हाल है सरदार, तुम्हारी तबीयत कैसी है? झुमरू ने सरदार की तरफ देखते हुए पूछा। मैं बेहतर हूँ झुमरू, सरदार ने जवाब दिया। इसकी नजरें झुमरू के चेहरे पर थी। वो झुमरू के चेहरे पर हल्की सी परेशानी देखकर समझ गया था कि वो कुछ कहना चाहता है, क्योंकि झुमरू इसका मखबर था। वो कबीले में हर खबर रखता था और इस हालत में रहते हुए भी इसे हर खबर का इल्म होता था। अब कैसी तबीयत है? दर्द में कुछ बेहतरी हुई? वो इसे अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोला तो वो इसके पास ही बैठ गया था। हाँ मैं ठीक हूँ, अब दर्द भी कम है और कुछ दिनों में मैं तुम्हारे साथ वापस काम पर भी चलने लगूंगा। जुमरा अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। अब इसके चेहरे पर तकलीफ के तासरात ना थे, जबकि इसके काम वाली बात पर दुआम ने एक नजर घूरा, जिस पर वो शरारत से मुस्कुरा दिया और फिर नजर जुमरू पर डाली। इसके चेहरे पर कुछ परेशानी थी। तो तू जो कहना चाहता है कह दे, सरदार ने से हौसला दिया। दुआम जो अपने कमरे की सफाई करने में मसरूफ थी, जुमरू को परेशान देखकर फौरन इनकी तरफ मुतवज्जो हुई। जुमरू भैया, आप कोई ऐसी बात करना चाहते हैं जो मुझे नहीं बता सकते तो मैं नीचे कबीले में चली जाती हूँ, इसने फकीरमंदी से पूछा। जुमरू सरदार ने दुआम को एक नजर देखा और फिर जुमरू की तरफ मुड़ा। तो इसके सामने कोई भी बात कर सकता है, वो कोई गैर नहीं है। सरदार का लहजा जरा सख्त था, जिसे बताने की कोशिश की हो कि इसके लिए वो लड़की कितनी हास है। जुमरू ने सरदार की बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। सरदार, बात कुछ ये है कि कल रात रुबाब की रुखसती थी। इसने हिचकिचाते हुए बात शुरू की, मगर इसके चेहरे पर अब तशवीश ज्यादा गहरी हो चुकी थी। वहां पर किसी ने हमला कर दिया। लोगों के मुताबिक डाकू ने हमला किया है। पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि हमला डाकू ने किया है। हालांकि हम में से किसी ने भी हमला नहीं किया। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जुमरू ने अपनी बात खत्म की और सरदार के चेहरे पर उभरते तासरात को देखा। सरदार, बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। जुमरू ने मजीद बताया, बल्कि कहते हैं कि इस रात से एक रात पहले पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ है। इनके मुताबिक वो भी डाकू ने किया है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि वो हमला तुमने किया है। जुमरू के लहजे में गुस्सा और हैरत थी। शायद वो जानते नहीं कि तुम्हें गोली लगी है। तुम इस वक्त कबीले से निकलने के काबिल ही कहाँ हो कि तुम ये सब कुछ करोगे। वो तुम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और इस बात पर मेरा खून खोल रहा है। ये लोग झूठे इल्जाम लगा रहे हैं डाकू जी पे। डाकू जी तो परसों से कबीले से बाहर ही नहीं निकले हैं। ये क्या बात हो गई? डाकू जी ने कुछ नहीं किया तो भी इन्हें जबरदस्ती क्यों फंसा रहे हैं? डॉम जो ये सब कुछ सुन रही थी परेशानी से बोली। इसका चेहरा फिक्रमंदी से बिगड़ रहा था। सरदार ने परसकून अंदाज में की तरफ देखा, फिर जुमरू की तरफ मुड़ा। पुलिस ऐसा ही करती है सज्जन साई, जब इन्हें कोई और सबूत नहीं मिलता तो इल्जाम हम लोगों पर ही आता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लोग हल कर लेंगे ये मसला। वो बेफिक्र अंदाज में लेटने लगा तो जुमरू ने फौरन उठकर इसके पीछे तकिया लगाया था ताकि इसे आराम मिले। हाँ सरदार, तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं, जुमरू ने इसे रिलैक्स करते हुए कहा। हम खुद हल कर लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। अगर पुलिस वालों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो हम खुद देख लेंगे। नहीं कार्रवाई तो नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इन लोगों में। सरदार के होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। बस दफा करो, बस कर दो अब। कल को अगर रियान अकरम को किसी ने गांव के चौराहे पर लटका दिया तो इसका इल्जाम भी मुझ पर ही आ जाएगा। इसकी बात पर जुमरू हल्का सा मुस्कुराया। तुम जाओ आराम करो, मुझे भी आराम करना है, सरदार से बेचते हुए बोला। तो इसके आराम की खातिर वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ था। मीरू तुम्हारी पसंद का खाना बना रहा है, जुमरू ने जाते जाते बताया। सब लोग बहुत परेशान है तुम्हारी ये हालत देखकर। सब ऊपर आना चाहते हैं लेकिन बाला ने मना कर दिया कि कोई भी तुम्हें परेशान न करे, लेकिन मैं बाला की नहीं सुनता, इसलिए इससे छुपकर ऊपर आ गया। जुमरू ने मुस्कुराते हुए इसे अपने आने का राज बताने लगा तो सरदार भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। आपको किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है जुमरू भैया, तो हमने मुस्कुरा कर कहा। जब भी आपका दिल करे आप ऊपर आ जाइएगा। वो जानती थी कि जुमरू और बाला दोनों ही सरदार से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो मीरू भी बहुत करता था, लेकिन वो खुलकर कभी इजहार नहीं करता था। वो हमेशा हिचकिचाकर पीछे हट जाया करता था, लेकिन सरदार खुद इसे बहुत अहमियत देता था। मीरू इनके बड़े बड़े मंसूबों में नहीं जाता था, बल्कि इसे तो शायद सिर्फ कबीले में रखा ही खाना बनाने के लिए गया था। और अब भी यकीनन इसने कुछ बहुत ही अच्छा बनाया था, जिसके बारे में जुमरू बताकर गया था। सुबह के वक्त अजानों से कुछ देर पहले रेहान अकरम वापस अपने घर में दाखिल हुआ। अम्मी सो रही थी, जबकि बेला को वो रात को बताकर आया था कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा और इसे आराम करना चाहिए। बेला भी सारा दिन की थकी हुई थी, शायद इसलिए वो गहरी नींद सो चुकी थी, लेकिन वो रात को वापस नहीं आ सका था। रेहान खामोशी से सुबह के वक्त वापस आते हुए अपने कमरे में आया तो एक अनोखा एहसास इस पर छा गया। रुबाब इसके बेड पर थी। सुबह सवेरे एक दूसरे वजूद की मौजूदगी ने इसके अंदर नर्म और गर्म जज्बात जगा दिए थे। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कमरे में इसके अलावा और कोई भी वजूद आकर रहेगा। वो एक नजर बेड पर लेती रुबाब को देखता, आहिस्ता से इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए वो इसके पास आया और करीब बैठकर अपने हाथ से इसके दोनों तरफ में रखकर इस पर झुका। इसका दिल चाह के वक्त को यही थाम ले। रुबाब के बाल बिखरे हुए थे, कुछ लेटें इसके चेहरे पर पड़ी थी और वो मेहरून कलर के सादा से काटन के सूट में गहरी नींद में थी। रियान का दिल मोहब्बत और पछतावे के मिले जुले एहसासात से भर गया। रियान कितनी ही देर रुबाब के चेहरे को देखता रहा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन यह हकीकत थी कि वो इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर हरगिज इसकी तरफ नहीं बढ़ा था। यह भी हकीकत थी कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता था। इसने सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे, लेकिन इसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि ये लड़की अचानक इसे इतनी अच्छी लगने लगेगी। वो जो कुछ इसके साथ कर चुका था इसे लेकर
लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। इसने सोच लिया था कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता रुबाब के दिल से वो सारी बातें निकाल कर इसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। अब रुबाब इसके पास आ गई थी तो वो अपने और इसके रिश्ते को मज़ीद ख़राब नहीं होने देगा। इसने वलीमा कैंसिल करने के बारे में सोचा। जिस तरह सरदार ने पहले इसके थाने पर हमला किया और फिर इसकी शादी वाले दिन को बर्बाद किया था, रेहान को यकीन था कि अब इसका अगला टारगेट इसका वलीमा होगा और वो इससे इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। पहले ही शादी पर गए इसके साथ लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और वहाँ पर खौफ व हरास फैल गया था। एक पुलिस वाले की शादी में इस तरह के हालात यकीनन इसकी वर्दी पर दाग लगा सकते थे, इसीलिए इसने एहतियात से काम लेना था। वो कितनी ही देर रुबाब को देखता रहा, फिर आहिस्ता से झुककर इसके माथे पर लब रखे और उसके करीब से उठ गया। दुआम सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। इसके चेहरे पर अभी भी फिक्रमंदी के आसार नुमायां थे। बिस्तर पर लेटा सरदार से अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। दूर रहकर सजनों, सरदार ने सराय की शहर गुनगुनाया। इसकी आवाज़ में शोखी थी। दुआम ने एक नज़र से देखा और फिर बेजारी से चैनल बदलने लगी। बहुत ही फजूल शेर था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया मुझे। इसने मुंह बसूरते हुए कहा, अच्छा इधर आओ, इधर पास आओ, तुम्हें एक अच्छा वाला शेर बोलकर दिखाता हूँ। सरदार से देखते हुए बोला। इसके लहजे में मीठी सी शरारत थी, जिस पर दुआम ने आंखें घुमाई। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? 10 फीट दूर रहने के लिए कहा है मैंने, तो मतलब साफ है कि आप मेरे आसपास भी नहीं आ सकते। अच्छा, अरे अच्छा वाला शेर तो सुन लो ना। वो इसकी बात काटते हुए पहले पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर सुनूंगी आपकी सारी शायरियाँ। तो हमने जोर देकर कहा, तुमसे दूर का कैसे ठीक रहूंगा मैं। सरदार ने आहिस्तगी से अपने बेड से उठना शुरू किया। इसके चेहरे पर बेचैनी थी। वहीं पर बैठ जाएं डाकू जी। तो हमने फौरन कहा। इसकी आवाज़ में धमकी थी। मैं कह रही हूँ वरना अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसी की तैसी तुम्हारे अच्छे की, सरदार ने तेजी से कहा और बिजली की तेजी से इसके पास आ गया। अगले ही लम्हे वो इसके साथ ही सोफे पर बैठा इसकी गोद में अपना सर रखकर सोफे पर लेट गया। आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते ना? तो हम गुस्सा होने लगी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो उसे उठाकर बिस्तर पर फेंक दे। नहीं मानता मैं तुम्हारी कोई भी बात, मैं बहुत ही बुरा शौहर हूँ। सरदार ने इसकी गोद में सर रखते हुए इसके हाथों को जबरदस्ती अपने बालों पर रख दिया, जैसे इसे अपना सर सहलाने को कह रहा हो। मैं नाराज़ हो जाऊंगी। तो हम मुंह बनाकर बोली थी। वो कितनी शराफत से इसकी सारी बातें मान रहा था और वह कैसे बिगड़े बच्चे की तरह बिगड़ गया था। मैं मना लूंगा, सरदार ने आंखें बंद करते हुए बोला। इसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब साफ था कि वो दूर नहीं रहने वाला। दुआम सरदार की गिरफ्त में खुद को बेबस पा रही थी। इसकी बातें और इसकी आंखों में छुपी शिद्दत ने इसे वाकई लाजवाब कर दिया था। सरदार की मालकियत इसका हर लफ्ज़ और हर अदा से आया थी। राम ने मुश्किल से खुद को इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और फौरन टीवी की तरफ रुख मोड़ लिया। टीवी पर एक एक्शन फिल्म चल रही थी, जिसमें हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए खतरनाक स्टंट कर रहा था और साथ ही साथ इसकी सारी बातें भी मान रहा था। तो हमने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, देखा असल हीरो इसे कहते हैं, अपनी हीरोइन के लिए क्या क्या नहीं करता। कितना ताकतवर है, कितना दलेर, इतना प्यारा है, इसे कहते हैं हीरो। वो अपनी हीरोइन की सारी बातें भी मानता है। वो सरदार को चलाने के अंदाज में बोली और जानबूझकर हीरो की तारीफ करने लगी। सरदार की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। इसकी आंखों में वही पुरानी शदीद चमक लौट आई थी। इसने दुआम के कंधे से इसे अपनी तरफ मुड़ा। ये सब क्या बकवास है? इसकी आवाज़ में गुस्से की गहराई थी। तुम्हारी नजरें किसी और पर क्यों हैं? ऐसा भी क्या है इसमें? इसने दुआम का चेहरा अपने हाथों में लिया। इसकी आंखें दुआम की आंखों में गड़ी हुई थी। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की तारीफ करने की जरूरत नहीं सजन साई। तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देख सकती हैं, तुम्हारी जुबान सिर्फ मेरी तारीफ कर सकती है। वह स्क्रीन पर मौजूद कोई आम आदमी है, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम्हें इसका मुकाबला मुझसे नहीं कर सकती। इसने दुआम को अपने मजीद करीब किया। इसके चेहरे पर एक मालकियत बड़ी शिद्दत थी। तुम मेरी हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। किसी और की तारीफ करना तो दूर की बात, तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझी? इसकी आवाज़ धीमी थी, मगर इसकी धमकी और हुक्म दोनों वाजिया थे। दुआम की आंखें बड़ी हो गई। वह सरदार की इतनी शिद्दत देखकर साख्त रह गई थी। ये सरदार की मोहब्बत का कौन सा रूप था, इसे समझ नहीं आ रहा था। इसने अपना हाथ उठाकर सरदार के गाल पर रखा। इसकी आंखों में इल्तिजा थी। डाकू जी, ये तो सिर्फ एक फिल्म है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सरदार ने इसको हाथ को अपने गाल पर महसूस किया। इसके चेहरे पर सख्त आसाद कुछ नरम पड़े। मजाक? इसने गहरी आवाज़ में कहा। सजन साई, इस मामले में कोई मजाक नहीं। तुम्हारी हर बात, हर अदा सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। वह लम्हा भर को रुका। इसकी आंखों में चाहत के साथ साथ वही मलकियती जज्बा भी था। तुमने कभी मुझे ये नहीं बताया कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, और आज तुम इस फजूल से हीरो को कह रही हो। इसके लहजे में एक छोटी सी शिकायत भी थी। हमने इसके चेहरे को गौर से देखा। इसकी आंखों में इसके लिए गहरा समुद्र था। आप सबसे अच्छे हैं डाकू जी, इसने धीरे से कहा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सच्ची आप जैसा कोई भी नहीं है और ना ही हो सकता है। सरदार के होंठों पर इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट फैल गई। इसने तो हम का हाथ चुमा से मजीद अपने करीब कर लिया। तो फिर इसकी तारीफ क्यों कर रही हो? वो अब भी नाराज लग रहा था। आपको छेड़ने के लिए वो नरमी से इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, एकदम फजूल और बेकार हीरो है, एक्टिंग भी नहीं आती इसे, जहर लगता है मुझे। वो अपने दिल की बरास इस पर निकालने लगा। हाँ बिल्कुल इंतहाई बुरा है, शक्ल भी अच्छी नहीं है, इसके लिए तो मेरे तो भाइयों जैसा है। आपकी बार वो शरारत से बोली तो सरदार हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन इसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, जबकि दुआम की आंखों में बस एक गहरी हैरत और हल्का सा खौफ था। वो जान चुकी थी कि इस शक्ल से किसी और की तरफ देखने या सोचने की भी इजाजत नहीं देगा, चाहे वो सिर्फ एक फिल्म का किरदार ही क्यों ना हो। इसने सर झुकाकर सरदार के सर से टेक लगा ली। खामोशी इसकी रजामंद होने का इशारा थी। इसे मालूम था कि सरदार की ये मालकियत मोहब्बत की इंतहा है और इससे फरार मुमकिन नहीं। इसने आस्तिकी से अपना हाथ सरदार के बाजू पर रखा। सरदार ने दुआम को मजबूती से अपने करीब करके रखा था। इसकी आंखों में शदीद जज्बाती कैफियत थी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, दुआम कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसकी आवाज़ में गहरी और मालकियत थी, जबकि दुआम हैरत से इसे देखकर
इसका चेहरा दिखने लगी। मेरी बस में नहीं है, मैं किसी और का जिक्र भी तुम्हारी ज़ुबान से नहीं सुन सकता। तुम मेरी मोहब्बत को कोई भी नाम दो, लेकिन इस मामले में मैं बहुत तंग नज़र हूँ। इसने दुआम का हाथ अपने दिल पर रखा। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मेरा दिल तड़प उठा है। देखो देखो कैसे धड़क रहा है मेरा दिल। इसकी आंखों में एक शदीद डर था, बल्कि अगले ही लम्हे उठकर बैठा, रिमोट उठाकर टीवी बंद कर चुका था। खबरदार जब तुमने इसकी तरफ देखा। दुआम ने अपना सरदार की आंखों में इतनी गहरी मलकियत देखी तो इसका दिल बेचैन सा हो गया। डाकू जी नहीं देख रही कुछ भी। वो इसकी सीने पर हाथ रखते हुए बोली, इसका दिल सच में बहुत तेजी से धड़क रहा था। आपको देख रही हूँ, आप ही हैं मेरे हीरो। वो किसी और को कैसे देख सकती हूँ? बुरा लगा है मुझे। इसने फिर से बताया। इसकी आवाज़ में अभी भी दुख था। अच्छा पापा नहीं देख रही ना? दुआम ने मासूमी से कहते हुए अपना आप इसके सीने के साथ लिपटा लिया। सदा ने भी इसे अपने बेहद करीब कर लिया, जैसे इसे खुद में समो लेना चाहता हो। इसी लम्हे इन्हें दुनिया की इस लम्हे इन्हें किसी दुनिया की परवाह नहीं थी। रात आधी गुजर चुकी थी। गार के अंदर गहरा सुकून छाया हुआ था। दुआम सरदार के पहलू में गहरी नींद सो रही थी। इसका चेहरा परसुकून था और हाथ सरदार के बाजू पर रखा हुआ था। सरदार की आंखें खुली थी। इसके जहन में आज दिन भर के वाकयात घूम रहे थे। जुमरू का खबरनामा, इसकी अपनी चोट और दुआम की मासूम धमकियां और लाड। इसके होंठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आई, मगर इस जगह एक सख्ती ने ले ली थी। इसकी आंखों में चिटारों से सख्ती आ गई थी। इसने आहिस्तगी से दुआम का हाथ अपने बाजू से हटाया और इतनी ही नरमी से बिस्तर से उठा के दुआम को जरा भी खबर ना हुई। इसकी हर हरकत में एहतियात थी। वो जानता था कि अगर दुआम को इसकी रवानगी का इल्म हो गया तो वो इसे हरगिज नहीं जाने देगी। उस हुक्म चलाते अंदाज पर वो खुद को बेबस महसूस करता था। इसका दिल चाहता था कि इसके हुक्म पर अपने सीने से दिल निकाल कर इसके कदमों में रख दे। इसके कदम दबे दबे थे, जैसे हवा में चल रहा हो। इसने अपने हथियार उठाए और खामोशी से गार के दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक आखिरी नजर इसने बिस्तर पर सोई हुई दुआम पर डाली। इसके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट थी। अपने सोने मुखड़े को धोखा देकर जाने से अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस इंस्पेक्टर को इसकी औकात याद दिलानी बेहद जरूरी थी, जो अपनी औकात से बाहर होता जा रहा था। दरवाजा खोलते हुए कोई आवाज नहीं हुई और फिर सरदार रात के अंधेरे में गायब हो गया। इसका अगला निशाना क्या था, ये सिर्फ वही जानता था। इंस्पेक्टर रेहान आज कल हर रोज ही वापस घर जाता था, क्योंकि इसकी नई नई शादी हुई थी। ऐसे में शादी को लेकर इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अब अपनी जिम्मेदारियां कितनी निभा रहा था ये तो सरदार नहीं जानता था। हाँ, लेकिन इसे इतना यकीन था कि आज वो ड्यूटी से वापस शायद जरूर जाएगा। आज जिसका वलीमा था, जो इसने सरदार के डर से कैंसिल कर दिया था, इसकी इस बात ने सरदार को अंदर तक सुकून दिया था। यही डर तो वो चाहता था इन पुलिस वालों के दिल में। वो रेहान अकरम को किसी तरह की खुशी मनाने नहीं देना चाहता था। और क्यों मनाने देता? इसने भी तो इसकी खुशियों का आशियाना जलाया था, इसका घर बर्बाद किया था। इतनी आसानी से तो इसे माफ करने का इरादा नहीं रखता था। वो इसकी खुशियों का दुश्मन नहीं था, हरगिज नहीं था, लेकिन इसने अपनी काली नजर सरदार की खुशियों पर रखी थी, तो वो इसे कैसे माफ कर देता? आधी रात के वक्त सरदार गांव और शहर के बीच से निकलने वाले रास्ते पर इसका इंतजार करने लगा। वो जानता था कि रियान जरूर आएगा, क्योंकि ये रियान का रोज का मामूल था। सरदार एक अंधेरे कोने में छुपा अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इसकी आंखों में इंतकाम की चमक थी और दिल में रियान के लिए नफरत भरी हुई थी। रियान अकरम रोज रोज के हिसाब किताब से अब तंग आने लगा था। इसकी सरदार के हमले से इसकी जिंदगी हराम हो चुकी थी। सरदार के हमले से पहले थाने में हुए हमले की वजह से इसे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा था। अब तो ऊपर से धमकियां भी आ रही थी कि अगर एक हफ्ते में इस नुकसान के बारे में मुकम्मल मालूमात ना दी गई तो इनकी तनख्वाह से पैसे काट लिए जाएंगे। एक तो छोटे गांव में ड्यूटी लगने से इसकी इस तरह के बड़े नुकसान इन्हें बहुत ज़्यादा होते थे। सरकार की छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब देना पड़ता था और इस वक्त वो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी और इन्हें खबरदार कर दिया गया था कि अगर वो डाकू के असल मकसद तक ना पहुंचे कि आखिर उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर हमला क्यों किया था, तो इन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता था। इसलिए वो छोटे गांव में नौकरी करने के हक में नहीं था। इस वक्त भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान अपने घर के लिए शहर निकला था। आज तो सारा दिन वो घर नहीं जा सकता था। सुबह बस हल्की सी अम्मी के साथ बहस हो गई थी कि वलीमा क्यों कैंसिल कर रहा है, जिस पर इसने कहा था कि वो जल्द ही बड़े पैमाने पर वलीमा करवाएगा। फिलहाल इसके ऊपर इंस्पेक्टर और डीएसपी साहब का दिमाग घुमा हुआ है, वैसे हरगिज़ छोड़ने के मूड में नहीं है। अपनी माँ को तो वो कोई भी बहाना देकर समझा सकता था, लेकिन इन अफसरान को कैसे समझाता जो इसकी जान को आए हुए थे। रियान की गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। इसे जल्द अज जल्द ये सफर खत्म करना था। सरदार की तरफ से तीसरे हमले के लिए वो पूरी तरह तैयार था। इसे यकीन था कि सरदार आप कुछ न कुछ और सोचे हुए हैं। इतनी आसानी से तो वो इसे माफ करने वाला नहीं था। जबकि ये जानकर कि सरदार के जानवरों का सलूक जबकि सरदार के जानवरों का नुकसान हुआ है, इसे बहुत अफसोस हुआ था। इसे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वहाँ के कबीले की कौन सी जगह जानवर मौजूद होंगे या अंधाधुंध फायरिंग से कबीले के जानवरों का नुकसान होगा। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाजा होता तो वो इन लोगों को मना करता कि इस तरह फायरिंग नहीं करनी। अगर कोई आदमी मारा जाता या सरदार के लोगों में कोई जख्मी हो जाता तो इसे हरगिज कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि वो लोग डाकू थे, इंसानियत के कातिल थे। लेकिन वो मासूम जाने जो इसके हाथों शहीद हुई थी, इसे इनके अफसोस था। इनके आर्डर पर इसकी पुलिस नफरी ने जो किया था वो इसका हिसाबदार था। वो जानता था कि दुनिया की अदालत में ना सही लेकिन खुदा की अदालत में से हर चीज़ का हिसाब देना होगा, और वो इस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा भी था। आज नमाज में इसने अल्लाह से माफ़ी मांगी थी जो इसके लिए मासूम मखलूक को नुकसान पहुंचाया था, और वो जानता था कि सरदार अब भी खामोश नहीं बैठेगा। वो तीसरा हमला जरूर करेगा। पहले इसके थाने पर हमला, फिर इसकी शादी को बर्बादी में बदलना, और अब वो यकीन से कह सकता था कि सरदार खामोश नहीं बैठेगा।
रियान की गाड़ी शहर की तरफ जाने वाले शहरी रास्ते पर तेजी से दौड़ रही थी। इसका जहन आने वाले खतरे से पूरी तरह से आगाह था। अचानक सड़क के बीचों बीच फायरिंग शुरू हो गई थी। रियान ने बड़क रफ्तारी से गाड़ी को एक तरफ मोड़ा। फायरिंग की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। एक गोली इसकी गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर एक झटके से रुक गई थी। रियान को गोली नहीं लगी थी, लेकिन गाड़ी को खासा नुकसान पहुंचा दिया गया था। वो फौरन गाड़ी के पीछे छुप गया, हाथ में बंदूक मजबूती से थामे हुए थे। इसलिए मैं सरदार एक नकाबपोश के रूप में इसके सामने आया। इसकी आंखों में एक सफाक चमक थी। क्या हुआ, डर गए? सरदार की गरजदार आवाज़ रात के सन्नाटे में गूंजी। वो अपनी बंदूक का रुख रियान की तरफ किए हुए थे, जो गाड़ी के पीछे दबका हुआ था। तुम तो बहुत बड़े डरपोक निकले। मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था वर्दी वाले, लेकिन तुम भी सिर्फ वर्दी का रूप जमाते हो। वो जब जान पर बड़ी तो मरने वाले हो गए। सरदार के लफ्जों ने रियान को गुस्सा दिला दिया था। रियान गुस्से से दांत पीटते हुए गाड़ी के पीछे से निकला। इसके हाथ में मौजूद बंदूक सरदार पर हमले के लिए उठी थी, लेकिन सरदार की एक गोली ने इसे दूर जा गिराया। बंदूक इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। रियान ने अपने बाजू पर हाथ रखा, जहां से खून रसने लगा था। सरदार फतेहाना अंदाज में इसके करीब आया। ये है तुम्हारी औकात वर्दी वाले। इसने रियान के चेहरे पर पहला जोरदार मुक्का रसीद किया। रियान का सर एक झटके से एक तरफ हुआ और होंठों से खून रसने लगा। सरदार ने इसे कॉलर से पकड़ा और दूसरा मुक्का इसके पेट पर मारा। रियान की सांसें उखड़ने लगी। सरदार से पंगा लेकर तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसने रियान को उठाया। इसका जख्मी जिस्म लड़खड़ा रहा था और इसे घसीटता हुआ गांव के चौराहे की तरफ लेकर चला गया। चौराहे पर पहुंचकर इसने रियान को एक मोटी रस्सी के साथ उल्टा लटका दिया। रियान का सर नीचे की तरफ था, खून इसके माथे पर जमा होने लगा था। वो बुरी तरह से तड़पने लगा। हालांकि सरदार ने इसे ज्यादा मारा था और ना ही इसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसका दिमाग जरूर घूम गया था इसके जानदार मुक्कों से। मेरे ही कमीले पर हमला करके तुमने मुझे ही आकर अपनी बुज़दिली की दास्तान सुनाओगे और तुम्हें क्या लगा कि सरदार तुम्हें माफ कर देगा? नहीं, सरदार तुम्हें ऐसी जगह मारेगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा। मैं दुआ करता हूं कोई ना कोई यहाँ आ जाए तुम्हें खोलने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस चौराहे के कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। गोश्त के साथ हड्डियों को भी चपा जाते हैं। मैं तुम्हारी ऐसी मौत नहीं चाहता वर्दी वाले, और वैसे भी अगर तुम मर गए तो मुझे इस लड़ाई में मजा नहीं आएगा। पहली दफा तो किसी वर्दी वाले से टक्कर लेकर मजा आ रहा है। प्लीज इतनी जल्दी मरना मत। सरदार ने गहरी सांस ली और इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में शदीद इंतकाम था, क्योंकि ये तो बस आगाज है। अब तुम्हें पता चलेगा कि सरदार से दुश्मनी का क्या अंजाम होता है। तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे सब खाक में मिला दूंगा। तुमने मेरी खुशियां छीनी है, मेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। याद रखना, ये तुम पर सरदार का तीसरा वार है। अभी बहुत कुछ बाकी है। इसकी आवाज़ इस रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। हर लफ्ज़ रियान के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। अब चौथे वार के लिए तुम्हारी तरफ से इंतजार करूंगा। वो क्या है ना, मैं हर किसी की बुज़दिली का जवाब 3 दफा मोहब्बत से देता हूँ। मेरा तीसरा मोहब्बत भरा जवाब कबूल करो। अब सरदार की अगली जवाबी कार्रवाई तुम्हारी हिम्मत पर है। मैं मुंतजिर हूँ। आहिस्ता से गाल थपथपाकर इसकी रस्सी को जोर से खींचते हुए इसे थोड़ी ऊंचाई पर बांधता वापस जाने के लिए मुड़ने लगा, लेकिन वह जैसे ही वापसी के लिए मुड़ने लगा, शेरदिल के साथ तेग लगाए बाला को देखकर इसने अपने होंठों को ओ की शक्ल दी थी। मर गए। वह जहरीला बोर बराया। अभी इसके आखिरी अल्फाज की गूंज फिजा में बाकी थी कि सरदार जैसे ही पलटा, इसने देखा कि बाला पर सुकून अंदाज में इसकी तरफ आ रहा है। इसकी नजर सीधी सरदार पर थी। मर गए। सरदार की रब्बू से बेसाख्ता निकला। सरदार के कबीले से निकलते इसने देख लिया था और वो जानता था कि सरदार क्या करने जा रहा है, इसलिए बस के पीछे पीछे आया था। बाला सरदार के करीब पहुंचा और बगैर किसी सवाल के सीधा इसे नंगे हाथ पकड़ लिया। इसके चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी, बस एक गहरा इत्मीनान था। वो जानता था कि सरदार ने क्या कार्रवाई की है और इससे ये समझ आ गई थी कि पुलिस स्टेशन और रियान की शादी पर हमलों की खबरें झूठी नहीं बल्कि सच्ची थी। बाला सरदार का बचपन का दोस्त था, इसकी रग रग से वाकिफ था। इसके लिए कोई अनोखी या अलग चीज नहीं थी। तो ये तू कर रहा है? बाला ने सरदार को देखते हुए कहा। इसके लिए में ना कोई सवाल था और नहीं हैरत, बस एक दोस्ताना साजिश थी। अकेला ही सारा खेल खेल रहा था। मुझे भी शामिल कर लेता, मैं तेरी परेशानी में अदा हो रहा था। वो इसे घूर कर बोला। कौन सा खेल? सरदार ने फौरन मासूमियत से सवाल किया, जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। वो अपना कंधा सहलाता बाला की तरफ ड्रामाई अंदाज में देखने लगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे तो अपने कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। मैं यहाँ कैसे आया बाला? तू मुझे यहाँ लेकर आया है क्या? बाला ने नफी में सर हिलाते हुए इसकी अदाकारी को सराहा। हाँ बिल्कुल। तू यहाँ कैसे आया? तुझे तो कुछ पता ही नहीं, याद नहीं रहा होगा ना? तू यहाँ कैसे आया? किसने कबीले से तुझे अगवा किया, फिर उठाकर यहाँ ले आया और फिर बेचारे रियान अकरम को यहाँ उल्टा लटका दिया। मैं भी कहूँ, हम डाकू तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम पर इल्ज़ाम क्यों आ रहा है? यकीनन हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। सरदार बस देखते हुए ऐसे अंदाज में बोला कि सरदार ने फौरन मासूमियत से हाँ में सर हिलाया था, जैसे यही सच हो जो वो बता रहा हो। कोई हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई जिन भूत है जो तुझे उठाकर कभी थाने पहुंचा देता है, जहाँ पर तू थाने की तबाही निकाल देता है, फिर तुझे रियान अकरम की शादी पर पहुंचा देता है, जहाँ तू शादी पर वादी में बदल देता है। फिर अब देखो जिन तुझे यहाँ पर लेकर आ गया और तुझे खुद खबर भी नहीं हो रही। वो हैरानगी से सरदार को देखते हुए बोला। तो सरदार ऐसे हमें सर हिला रहा था जैसे सचमुच में यही सब कुछ हो रहा हो और इसे इन सब चीज़ों का मालूम ही ना हो। बेटा तू चल मेरे साथ, मैं पहले तेरे जिन बोध निकलवाता हूँ। बाला ने अपने चेहरे पर संजीदगी लाते हुए कहा। मैं तुझे बताता हूँ कि तेरे साथ क्या हो रहा है, तफसील से बताता हूँ। इसने सरदार की गर्दन में हाथ डाला। आपकी दफा इसकी दर्द की परवाह किए बगैर से बड़े वशियाना अंदाज में घसीटता वो खुद भी वहां से निकलने का सोच रहा था।
था और सरदार को अपने साथ ले जाने लगा, जबकि सरदार इसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है। लेकिन बाला इसकी हर बात पर सिर्फ हाँ में सर हिला रहा था, जैसे इसकी हर बात को सच ही मान रहा हो। लेकिन वो जानता था कि कबीले में चलकर वो इसका हर बात का हिसाब लेगा। क्या मतलब? तुझे सब कुछ पहले से ही पता था? वो रियान अकरम खुद अस्पताल में आकर तुझे बताकर गया था। बाला को यकीन नहीं आ रहा था। मैदान में चारपाई बिछाई वो सरदार के पास ही बैठा हुआ था, जबकि सरदार ने इसे पूरा सच बता दिया था कि किस तरह रियान अकरम इसके अस्पताल आया और इसे बताया कि इसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, जिसके बाद सरदार काफी ज्यादा गुस्से में था। सरदार, मैंने तुझे ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कहीं तो गुस्से में कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा दे, और वैसा भी तेरी हालत ठीक नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि तू गुस्से में आकर कुछ भी ऐसा वैसा कर दे जिससे तेरी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाए। हमें तेरी परवाह थी, वरना अकरम पर तो गुस्सा हमें भी बहुत आ रहा था। बाला जानता था कि सरदार यकीन इस बात पर इससे नाराज होगा, इसलिए अपनी सफाई देने लगा। मैं समझ गया हूँ बाला, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। सरदार ने इसकी बात करती, इसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। तू बता शाहबाज कैसा और कब तक ठीक होकर वापस आएगा? वो अपने चाचा के घोड़े के बारे में पूछने लगा जो उसके हमले में जख्मी हुआ था। अभी इलाज हो रहा है, अल्लाह जाने कब तक ठीक होगा। बाला ने अफसरदगी से कहा, काफी सारे जानवरों को ज़बह करना पड़ गया था, बहुत सारे जानवर मारे गए। वो परेशानी से बताने लगा तो सरदार के माथे पर बल पड़ गए। शहबाज की खबर लेता रहना वो मेरे लिए बहुत हास है। वैसे कहते हुए उठ खड़ा हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी अब तेज होने लगी थी। वो यहाँ नीचे मजीद बैठने का कोई इरादा नहीं रखता था। इसे कमरे में जाना था, डर था कि कहीं दुआम ना जाग जाए। अगर वो जाग गई तो इसे इसकी भी हजार तरह के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और इस वक्त वो किसी नई बहस के मूड में नहीं था। सरदार बेहद होशियारी से कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। आहिस्ता से इसने पत्थर हटाकर बटन प्रेस करते हुए पत्थर को बंद करना ही चाहा था, जबकि सामने ही वो दोनों हाथ कमर पर बांधे खड़ी से घूरती हुई नजर आई। हबीदा आंखों में नींद लिए वो पूरी तरह से अपनी आंखों से ही कत्ल करने का इरादा रखती थी। वो हमें सोना मुखड़ा सरदार हकलाने लगा। अरे तुम तो जाग रही हो। इसे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था, जबकि वो इसे घूरे जा रही थी। जी हाँ, मैं जाग रही हूँ, और अब से नहीं जाग रही, तकरीबन 1 घंटे से जाग रही हूँ। तो हम गुस्से से इसके पास आई और इसे गर्बान से पकड़ चुकी थी। कहाँ गए थे आप? मैंने आपको मना किया था कि आप बिस्तर से उठकर बाहर नहीं जा सकते, तो फिर इसकी इजाजत से बाहर निकले थे। सरदार तो इसकी हिम्मत पर हैरान रह गया। आज तक इसकी कुर्बान पकड़ने की हिम्मत किसी की नहीं हुई थी। आपको मेरी बात समझ में नहीं आती? एक ही बात कितनी दफा समझाऊं आपको? तो हम की आवाज बुलंद हो रही थी। आपको गोली लगी है, बिस्तर से उठने तक की कंडीशन में नहीं है, और आप लोग बाहर लोफर गर्दियां करके आ रहे हैं। इसका बस नहीं चला रहा था कि वह सदा से यहीं से पकड़ बिस्तर पर पटक डाले। किसकी इजाजत से गए थे? मैं पूछती हूँ, किसकी इजाजत से बाहर गए थे और कहाँ गए थे, क्यों गए थे? वो मुझे बताए बगैर मुझसे छुप कर क्यों गए थे? मेरा सोना मुखड़ा, मेरा सजन साईं, सरदार ने जल्दी से अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। मैं अंदर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मुझे घुटन हो रही थी, इसलिए ठंडी हवा लेने के लिए बाहर गया था। कसम ले लो, मैं बाहर कबीले से बाहर नहीं निकला। सरदार अभी कुछ बोल रहा था जब पीछे से बाला अंदर दाखिल हुआ। सरदार ने, खुदा के लिए सरदार को माफ कर दो, इसे मत मारो, ये मासूम है, बख्श तो इसे। बाला ने भी हाथ जोड़ते हुए बख्श दो इसे। बाला ने भी हाथ जोड़ते हुए डरमाई अंदाज में कहा। सरदार को मैं बाहर लेकर गया था, इसे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ अंदर, इसलिए मैंने सोचा मैं इसे बाहर थोड़ी देर घुमा कर ले आता हूँ, थोड़ा चहलकदमी करवा कर ले आता हूँ। प्लीज तुम गुस्सा मत करो, बख्श दो इसको, मासूम को, इसका कोई कसूर नहीं है। बाला सर झुकाए खड़ा था। इसके अंदाज पर दुआ अचानक ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। उफ बाला भैया, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैंने खा जाऊंगी। वो अपना हाथ सरदार के गर्बान से हटाते हुए खिलखिलाने लगी। इसके खिलखिलाते सरदार हल्की हंसी के साथ देखने लगा, जबकि बाला को भी सुकून मिला था। ज्यादा नाक मान निकाले, आप बाला भैया गवाही दे रहे हैं इसलिए बख्श रही हूँ। गाम ने बाला की तरफ देखा, इसके लहजे में लाड था, वरना मेरा बिल्कुल मूड नहीं था माफ करने का। वह सरदार की तरफ मुड़ी, इसका हाथ बड़े हक से थामते हुए इसे बेड पर बिठाया और खुद इसके साथ बैठ गई। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको अब तो घुटन नहीं हो रही ना? इसकी फिक्रमंदी पर सरदार पर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। देख सरदार, मैंने बचा लिया तुझे, आप शुक्रिया अदा सुबह कर लेना। बाला ने कहा, तेरा मोबाइल वहाँ नीचे रह गया था, देने के लिए आया था। वो मोबाइल वहीं बेड पर फेंकते हुए पीछे पलट गया। वो दरवाजे से ही देख चुका था कि मामला काफी संगीन है, इसलिए इसने अपने दोस्त को बचाने की खातिर अचानक बीच में एंट्री मारी थी, वरना उसके कमरे में बिना इजाजत के नहीं आता था। बाला के जाते ही सरदार को यकीन था कि दुआम पर सुकून हो चुकी है। इसने एक लम्हा जाया कि बगैर दुआम के गिद्ध अपना हिसार बनाया और इसे अपने सीने से लगा लिया। इसके अचानक रोमांटिक मूड ऑन होने पर दुआम बुरी तरह से खड़बड़ा गई थी। वो, हेलो डाकू जी, मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, तो हमने फौरन कहा। इसके लहजे में अभी भी गुस्सा था। वो तो बाला भैया ने आकर बचा लिया आपको, वरना मैं आज बख्शना नहीं था आपको। दूर रहें, 10 फीट की दूरी पर रहना है आपने मुझसे। चले लेट जाएं बेड पर, अभी के अभी सो रहे हैं आप। वैसे जबरदस्ती लिटाते हुए बोल रही थी, जबकि सरदार बेबस सी आंखों में शरारत लिए इसे देख रहा था। इसके चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कुराहट थी। ऐसे मत देखे मुझे, वरना मैं 10 फीट को 20 फीट तक मुंतकिल कर दूंगी। दुआ में से घूर कर बोली तो सरदार फौरन लेट गया। तो हमने इस पर कम्बल बराबर किया और एक इत्मीनान बड़ी नज़र सरदार पर डाली, जो अब वाकई पर सुकून लग रहा था। मुझे सर्दी लग रही है। सरदार बेड पर लेते हुए खुद पर कम्बल डालकर बोला। तो हमने हैरत से इसे देखा। क्यों, सर्दी क्यों लग रही है आपको? तो हम परेशानी से पूछने लगी। बाहर बारिश हो रही थी, इसे डर था कि कहीं वो बारिश में भीगकर ना आया हो। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तुम पास आओ ना जरा मेरे। वो बेड पर लेते हुए इसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तो नवाम ने इसे घूरा। अच्छा जी, मेरे पास आने से ख़त्म हो जाएगी आपकी सर्दी? तो तुम्हारे पास आने से सर्दी ख़त्म हो जाएगी, वो फ़ौरन बोला। मैं AC ऑफ कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम गर्मी में
रहो, सर्दी तो सिर्फ मुझे लग रही है ना। नहीं, आप फिक्र न करें, मुझे एसी के बगैर हरगिज़ गर्मी नहीं लगेगी। मुझे बचपन से आदी है एसी, मुझे बचपन से आदत नहीं है एसी में रहने की, तो मेरे लिए ये हरगिज़ कोई बड़ा मसला नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से इससे आगे नहीं निकलने दे रही थी। यार तुम दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करो। आपकी दफ़ा सदा ने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू थामा और अगले ही लम्हे एक झटके से इसे अपनी बाहों में खींच लिया। तुम्हें बेशक एसी ऑफ होने से कोई मसला ना हो, लेकिन मुझे तो है ना। सदा ने इसे पूरी तरह अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा। वो ना मुझसे एसी के बगैर सोया ही नहीं जाता और ना ही सर्दी में। बस इसी का हाल है मेरे पास मेरी बीवी। तुमसे लिपट कर सो जाऊंगा तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। सरदार बेड पर लेटे हुए खुद पर कम्बल डालकर बोला, मुझे बहुत सर्दी लग रही है इस वक्त, बिल्कुल बहस मत करना मुझसे। डॉम ने हैरत से देखा। आप मेरी कोई बात नहीं मानते। वो नाराजगी से कहने लगी, कल से पक्का वादा, पूरे 10 फीट दूर रहूंगा। सरदार ने इसे मजीद अपने करीब करते हुए कहा, लेकिन आज बहुत सर्दी लग रही है मुझे, देखो मेरा हाथ भी कांप रहा है। वो अपने हाथ को इसके सामने करते हुए बोला। दुआ में से घूर रही थी जबकि वो बहुत अच्छा एक्टर था। फिर वो इसके गिर्द आसार बनाते हुए इसको पूरी तरह से सोने की एक्टिंग में करने लगा। फिर वो इसको के गिर्द हसार बनाते हुए पूरी तरह से सोने की एक्टिंग करने लगा। अंदाज ऐसा था कि जैसा सचमुच में कोई इसे बहुत थोड़ी देर के बाद सोया वही महसूस होने लगा। तो हम कितनी देर से कूदती रही। थोड़ी देर के बाद इसके हल्के हल्के खराटों की आवाज़ सुनकर तो गया इस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। वो सचमुच में सो गया था। यकीन आने पर वो इसके साथ लेटते हुए इसके सीने पर अपना सर रखी थी, जिस पर वो इसे मजीद खुद में बेच गया। तो हमने घूर कर सदा के चेहरे को देखा जहाँ पर वो सोया हुआ भी लग रहा था, लेकिन इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी कर गई। खामोशी से इसके इतना हिसाब बनाती वो भी सोने के लिए आंखें बंद कर गई थी। रेहान अकरम बड़ी मुश्किल से खुद को वहां से छिड़वाने की कोशिश कर रहा था। बारिश तेज हो चुकी थी और अज़ानें शुरू होने में बस थोड़ा सा वक्त था। अगर कोई भी इस तरह इसकी हालत में चौराहे पर लटका देख लेता तो पुलिस वालों का डर खौफ हर तरफ से खत्म हो जाता। वो अपनी वर्दी को इस हद तक बेबस नहीं होने दे सकता था। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से खुद को छिड़वा ले। इसे अचानक याद आया कि इसकी पैंट की जेब में एक छोटा सा की चेन है जिस पर एक ब्लेड नमा कोई चीज लगी हुई है। ये इसकी आखिरी उम्मीद थी। इसने बड़ी मुश्किल से लटके हुए हाथों को पीछे की तरफ किया। कंधे और बाजू दर्द से फट रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इसकी उंगलियां की चेन तक पहुंची और फिर इसने पूरी कुव्वत से इस ब्लेड नमा चीज को रस्सी पर रगड़ना शुरू किया। 1 2 3 बार रस्सी सख्त थी, मगर इसका अज़म इससे भी ज्यादा मजबूत था। हाथ रगड़ के साथ रस्सी के रेशे टूट रहे थे और आखिरकार एक आखिरी जोरदार झटके के साथ रस्सी कट गई। रेहान धर्म से जमीन पर गिरा। इसका जिस्म दर्द से करा उठा था, मगर इसके चेहरे पर आजादी की एक झलक थी। वो फौरन उठा, अपने जिस्म से मिट्टी जा रही और लंगड़ाता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इसे जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था, इससे पहले कि कोई इसे देख ले। रेहान अकरम की हालत बहुत खराब थी। इसे चला तक नहीं जा रहा था। इसने गाड़ी के पास आते हुए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सरदार की गोलियां लगने की वजह से गाड़ी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो चाहने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट करने में कामयाब ना हो सका, तो गाड़ी को वहीं छोड़ते हुए इसने आगे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। थोड़ी दूर चलने के बाद इसे एक बाइक सवार नजर आया। बाइक सवार ने पुलिस की वर्दी में रेहान को देखा तो तेजी से इसके पास बाइक रोक दी। जनाब खैरियत तो है ना? वो आदमी यकीनन से वो सिर्फ इसकी वर्दी देखकर रुका था। हाँ, वो एक एक्सीडेंट हो गया है, रेहान ने दर्द से कराते हुए कहा। क्या तुम मुझे शहर तक ड्रॉप कर सकते हो? वो इसे देखते हुए बोला। आदमी ने फौरन से बैठने का इशारा किया। रेहान इसकी मोटरसाइकिल पर बड़ी मुश्किल से सवार हुआ और काफी मुश्किल से घर पहुंचा। सुबह इसकी आंख खुली तो हर रोज की तरह वो पूरी तरह इस पर सवार था। अजानों की आवाजें आ रही थी। उस आदमी को खुद से हटाना एक बहुत ही बड़ा माज था। वो जानती थी वो जानबूझकर इसे तंग करता है। अब तो पक्का 10 फीट को 20 फीट पर मुंतकिल कर दूंगी, तब ही ये डाकू जी सेट होंगे। तो हमने इसके कान के बेहद करीब सरगोशी की ताकि वो सुन सके। अब मुझे इन्हें अपना दूसरा रूप दिखाना होगा। वो सरगोशी में बोली तो इसके अंदाज पर सरदार हल्का सा मुस्कुराया। फिर दोनों आंखें खोलते हुए इसे ऐसे देखने लगा जैसे अभी भी नींद से जागा हो। मेरा सोना मुखरा, तुम मेरे नीचे क्या कर रही हो? सरदार ने इसके वालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। समझ गया, तुम जानबूझकर मेरे पास आई हो ना? तुम मुझसे दूर रह ही नहीं सकती, मेरा मासूम सा सजन साईं। वो मोहब्बत से कहते हुए अचानक इसके लबों को पूरी शिद्दत से चूमते हुए पीछे हटा और अच्छा खासा फासला बना गया। सजन साईं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे इतने पास मत रहो, मैं बेकाबू हो जाता हूँ। फिर इधर उधर से खून निकलने लगता है तो तुम मुझे डांटना शुरू कर देती हो। हालांकि कसूर तुम्हारा अपना ही है, खुद ही मेरी जान नहीं छोड़ती। इसने तकिए को खुद में बेचते हुए अच्छा खासा फासला बना लिया। अब यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, जाकर नमाज पढ़ो। अल्लाह से मेरी सेहतयाबी के लिए दुआएं मांगो। हर वक्त मेरी बाहों में ना पड़ी रहा करो। वैसे बोल रहा था जैसे सचमुच में दुआम इसकी बाहों में आने के लिए बेकरार हो। तो हम इसे बस घूरती रह गई थी। ऐसे ड्रामेबाज शख्स ने इसने जिंदगी में नहीं देखा था। इसकी शिकायतें तो अब सिर्फ अल्लाह से ही कर सकती थी। दुआम वुजू बनाकर आई तो सरदार बिस्तर पर ही करवटें बदल रहा था। सोने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दुआम ने नमाज बिछाते हुए इस पर खड़ी होकर नमाज अदा करना शुरू कर दी, जबकि वो मुसलसल इसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। इसे दुआम की बाहों में लिए बगैर नींद नहीं आती थी। नमाज से वारक होते सलाम फेरते हुए दुआम ने दुआ के लिए हाथ उठाने से पहले एक नजर पलटकर फिर से सरदार को देखा। वो अब भी बेड पर फसूल में करवटें बदल रहा था। दुआम ने अपनी दुआओं की आवाज़ ज़रा ऊंची रखी। या अल्लाह, मेरे शौहर अकल से पैदल हो गए हैं, प्लीज़ इन्हें थोड़ी सी अकल से नवाज। या अल्लाह, इनका बिल्कुल भी दिमाग नहीं
काम नहीं करता, कैसा इंसान आपने मेरे पल्ले बांध दिया है। अजीब तरह की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मेरी कोई बात नहीं मानती। या अल्लाह इनको अच्छा कर दो, इनको इतना अच्छा कर दो, इतना अच्छा कर दो कि वो मेरी हर बात माने। वो दुआ के लिए हाथ उठाई ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, जबकि सदाजो नींद लाने की कोशिश में कभी इधर तो कभी उधर करवट बदल रहा था। एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर से अल्लाह के सामने शिकायतनामा खोलकर बैठ गई थी। या अल्लाह पाक थोड़ी सी अकल मेरी बीवी को भी दे दें। आपको तो पता है मैं इस कदर तकलीफ में हूँ, गोली लगी हुई है मुझे, ऐसे में बीवी को मेरे पास रहना चाहिए। ये 10 फुट वाली दूरी वाला कॉन्सेप्ट बीच में लेकर आई हुई है। वो बिल्कुल इसी के अंदाज में ऊपर की तरफ देखते हुए बोला, तो हमने घूर कर इसे देखा, मुझे डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने अल्लाह से महातब हूँ। वो सख्ती से बोली, तो सजन सही मैं कौन सा तुमसे महातब, तुम्हें महातब कर लिया, मैं भी अल्लाह से ही महातब हूँ। अब अगर तुम्हें मेरी शिकायत ऊपर करोगी तो मेरा सुनने वाला भी तो वही है ना। मैं भी तो अपने दिल की बातें इसी से करूँगा। अपने दिल की बातें अपने दिल में रखें, समझे आप। वो दिल के अंदर से भी सुन लेता है। तो हम घूरकर गुस्से से बोली, तो क्या ये सिर्फ तुम पर लागू नहीं होता, तुम्हारे दिल की अंदर की बातें भी वो अंदर से ही सुन सकता है। तो तुम क्यों ऊंची ऊंची आवाज़ में लाउड स्पीकर लगाकर बोल रही हो। सदा ने इसकी दलील को ही इसी पर उल्टा कर दिया ताकि आप सुन सके और आपको थोड़ी अकल आ जाए। तो हमने फ़ौरन असल वजह बता दी कि अब ऊंची आवाज़ में दवाएं क्यों मांग रही थी, जबकि वह यहाँ आई थी तब तो इसकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, और अब जब लड़ने पर आती थी तब आगे पीछे देखती ही नहीं थी। मेरा अपना तरीका है दवाएं मांगने का, मैं ऐसे ही दवाएं मांगूंगा। मेरा अल्लाह मेरी मर्जी में ऊंची आवाज़ में दवा मांगू या दिल में मांगू। सदा ने भी हथियार नहीं डाले। मुझे भी अल्लाह से शिकायत करनी है तुम्हारी, तुम बिल्कुल भी अच्छी बीवी नहीं हो। वैसे घुटते हुए वापस बेड पर लेट गए थे कि तुम मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए अब मुंह के डिजाइन बना बनाकर अल्लाह से शिकायत कर रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब दिल में दुआ मांग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब शिकायतें अलग ही लेवल की जा रही हैं, क्योंकि अब तो इसका पूरा का पूरा अंदाज ही बदल गया था। तो हम अल्लाह से बहुत सारी बातें कहकर आराम सुकून से वापस बेड पर आई तो सदा गहरी नींद में होने का बहाना कर रहा था। इसे देखते ही जो हमने नफी में सर हिलाया, जैसे इसके बहानेबाजियों को पहले ही बहुत अच्छे तरीके से समझती हो। फिर इसने ज़रा फासला बनाते हुए बेड पर लेटी खुद पर कमल डालने ही लगी थी जब अचानक अपनी कमर पर सरदार के हाथ महसूस किए। इससे पहले कि वो पलट कर इसे घूरती, वो इसे खींचकर अपने करीब करते हुए अपने साथ लगा चुका था। बहुत सर्दी लग रही है, बहुत 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 ज़्यादा सर्दी हो गई है, मौसम बदल रहा है। सजन साईं तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है ना। सदा ने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते हुए बोला, तो हम ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी मुस्कुराहट देखकर ज़्यादा फ्री होता, इसने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी मुश्किल से काबू किया था। चुप करके सो जाए, मुझे नींद आ रही है। जुलाई के महीने में सिर्फ आप जैसे अनोखी इंसान को ही सर्दी लगती है और किसी को नहीं लगती, और ना ही कोई मौसम बदल रहा है। वह सख्ती से बोली, जबकि सदा एक दफ़ा सर उठाकर से देख लेता और दूसरा हाथ की उंगली अपने लबों पर रखते हुए फिर से मुंह इसकी गर्दन पर रखकर सोने की कोशिश करने लगा, जबकि दुआम हल्का सा मुस्कुराती इसके साथ अपने बाजू को लपेट गई थी। 3-4 महीने पहले तक वो इसके साय से भी खौफ खाती थी, अब इस शख्स की आदत होती जा रही थी। वो इतना अच्छा लगने लगा था कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। आज इसकी ज़िंदगी में सिवाय शख्स के और कुछ भी नहीं था और ना ही इसे कुछ चाहिए था। अल्लाह ने बेशक इसे बेहतरीन से नवाजा था, जिसके लिए वो अपने रब की शुक्रगुजार थी। इसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करती वो भी इसके सीने में खुद को छुपाने लगी। तो सरदार ने भी इसे खुद के करीब करते हुए अपने सीने में छुपा लिया था। ये इनका अपना ठिकाना था, जहाँ दुनिया से दूर एक परसुकून पनाहगाह थी, जहाँ वो अपने सरदार की पनाहों में थी और दुनिया की कोई ताकत इसे यहाँ से नहीं निकाल सकती थी। रियान अकरम के घर पहुंचते ही हंगामा हो गया। इसे देखते ही माँ की तो हालत ख़राब होने लगी। इन्हें बस ये पता था कि इनका बेटा तकलीफ में है। रुबाबी सुबह सुबह ही शोर से जाग गई थी। बाहर आकर देखा तो रियान बहुत बुरी हालत में था। इसकी गर्दन बाजू कमर बहुत ज़्यादा चोटें हुए लगी हुई थी। वो शर्ट उतारे हुए था, जबकि बेला इसकी जख्म साफ कर रही थी। कुछ बिता भी तो सही, ये क्या हुआ है। अम्मी बेकरारी से पूछने लगी। व्हीलचेयर पर वो बेचैनी से कभी इधर धकेलती तो कभी उधर। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ, आप फजूल में परेशान हो रही हैं, ज़्यादा चोटें नहीं लगी हैं। मुझे रियान ने जवाब दिया। वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी इनके चेहरे से अंदाज़ा लगा चुका था कि इनकी हालत क्या है। वो आते हुए अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस में हूँ, हमले तो होते ही रहेंगे ना, आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, जिंदा बच गया हूँ। अब ज़रा सा ऐसी बातों पर परेशान ना हो जाया करें। इसने अम्मी को कहते हुए पास खड़ी रुबाब को इशारा किया कि वो अम्मी को संभाल ले। इस वक्त अम्मी की जो हालत थी, इनका बीपी हाई हो सकता था। रुबाब ने फ़ौरन इनके कंधे पर हाथ रख कर इन्हें हौसला दिया। अम्मी वो ठीक हैं, घर आ गए हैं, अल्लाह का करम है। रुबाब ने अम्मी को समझाने की कोशिश की। इतने ज़ख्म आए हैं इसे। अम्मी असल वजह परेशानी की बताने लगी। अम्मी माँ थी, अपने बेटे को तकलीफ में कैसे देख सकती थी। माँ का दर्द तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अम्मी बेला इनके ज़ख्म साफ़ कर रही है ना, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। खुदा वास्ता कुछ बुरा होने से पहले वो घर आ गए हैं। वो मेज़ पर पड़े जग से पानी का गिलास भरते हुए इन्हें ज़बरदस्ती पानी पिलाने लगी। अल्लाह मेरे बच्चे की खुशियों का नज़र लगे है। अम्मी तस्बीह पढ़ते हुए साथ ही साथ इस पर कुछ फूंक रही थी। इनकी आवाज़ में दर्द था। कोई चाहता ही नहीं कि हमारा बच्चा खुश रहे। अभी शादी को 2 दिन नहीं हुए और मुसीबतें टूट पड़ रही हैं। अल्लाह अल्लाह नज़र खा गई है मेरे बच्चे को, मसलसल बड़बड़ा रही थी, जबकि बेला इसके ज़ख्म देखती परेशान हो रही थी। ज़ख्म काफ़ी गहरे थे, लेकिन अम्मी के सामने वो कह नहीं सकती थी। इसे अस्पताल चलने की ज़रूरत थी। मैं आज ही सदका निकालती हूँ इसका। अम्मी ने कहा तो आपकी दफ़ा रियान मुस्कुरा दिया था। कमर में दर्द इसके क्यों ऐसे
कमर में दर्द है इसके, क्यों ऐसे बैठाया हुआ है? रबाब बेला सहारा दो इसे, अंदर बिस्तर पर लटाओ। अम्मी को तो बस नहीं चल रहा था कि खुद उसे उठाकर अंदर बिस्तर पर छोड़ आए। अम्मी ठीक हूँ मैं, आप परेशान मत हूँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, बस ये बेला पट्टी कर ले। बिल्ली यार जल्दी कर, इसने पास बैठी बेला से कहा। यह हकीकत थी कि इसने बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था, ना जाने मोटरसाइकिल पर किस तरह से सवार होकर वह यहाँ तक आया था। पट्टी बांधने के बाद बेला इसे सहारा देती कमरे में ले आई थी, जबकि रबाब ने भी इसे सहारा देने की पूरी कोशिश की थी। रेहान का जिस्म लहू लहान हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जख्म आए हुए थे। इसे बिस्तर पर लटाते हुए वो इसके पीछे तकिया रखने लगी। जख्म काफ़ी गहरे हैं आपकी, अम्मी के सामने तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपको खुद दवाई याद करनी होगी, काफ़ी गहरे जख्म आए हैं आपको, बेला ने फिक्रमंदी से कहा। अस्पताल चलने की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से आपको ट्रीटमेंट दे दी है, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात लाजम है। ज़्यादा दबंग बनकर उछलने की ज़रूरत नहीं है, जख्म खुल सकते हैं। इसके लहजे में फिक्र थी, लेकिन साथ ही वो इसे डांट भी रही थी। और ज़्यादा हीरो बनकर आज ही पुलिस नौकरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान है, आपको कपड़ा नहीं जिसके टांके उखड़ गए तो तकलीफ नहीं होगी। रुबाब अंदाज़ा लगा सकते थे कि इन दोनों भाई बहन में काफ़ी मोहब्बत है। भाभी तुम इनका ख्याल रखो, मैं ऐसा करती हूँ कि नाश्ता बनाती हूँ तुम दोनों के लिए। बेला रुबाब को देखते हुए कहने लगी, तुम इन्हें बिस्तर से हिलने मत देना बस, बाकी आकर मैं संभाल लूँगी। बेला तुम तो अभी अम्मी को कह रही थी कि तुम्हें अस्पताल जाना है, तुम कैसे नाश्ता बनाओगी? रुबाब इसे देखते हुए फिक्रमंदी से बोली, मैं बनाती हूँ, तुम अपने जाने की तैयारी मुकम्मल कर लो तब तक। इसे अच्छा नहीं लग रहा था वो अपने काम पर जाने से पहले इसके लिए नाश्ता बनाए। ओहो प्यारी भाभी, नाश्ता बनाने में कोई साइंस लगती है? बाएं हाथ का खेल है मेरे। और तुम्हें क्या लगता है कि 2 दिन की दुल्हन को अम्मी किचन में घुसने देंगी? ना बाबा ना, अम्मी बड़ी खतरनाक है इस मामले में, वो इसे देखते हुए समझाते हुए बोल रही थी। वैसे भी सिर्फ नाश्ता ही तो बनाना है, बाकी सारा काम तो रज़िया आंटी ही आकर करेंगी। रज़िया इनके घर की मुलाजमा थी, जो बाहर तो सिर्फ अम्मी का ख्याल रखने के लिए आती थी, और साथ ही साथ घर में छोटे मोटे काम भी कर देती थी। लेकिन शादी के दिनों में इसने काफ़ी सारे काम करवाए थे, जिस पर आने से अच्छी खासी अलग रकम दी थी। वो इसे अगले 2 महीनों के लिए नौकरी पर रख भी लिया था। इनका घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे मोटे काम ही होते थे रोज़मर्रा के। लेकिन बेला के लिए अगले दिनों में काफ़ी मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि इसके टेस्ट चल रहे थे। तुम बस मेरे भाई का ख्याल रखो। और एक बात और, ये आप जनाब वाली हड्डी नहीं ही है, अगर ज़्यादा अगर दिखाए ना तो लगाना कान के नीचे, बिल्कुल लिहाज करने की ज़रूरत नहीं है। बेला जाती जाती इसे मुफ्त मशवरे से नवाजने लगी। तो रेहान ने एक नज़र अपनी बहन को देखा, फिर बाप जो इसकी बात पर हैरान हुई थी, भी इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने जगह बनाई। ओ मानो बिल्ली, मेरी मासूम सी बीवी को अपनी इतना चालाक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मासूम ही ठीक है, जाओ जाकर अपना काम करो। इसे जाते हुए देखकर छेड़ने लगा। खबरदार जो मुझे मानो बिल्ली कहा। बेला ने एक उंगली उठाकर इसे धमकी दी। और दूसरी बात, आप होते कौन है मेरे और मेरी भाभी के बीच आने वाली? ये मेरी भाभी है, मैं इसे चालाक बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ, आप कुछ भी नहीं पूछने वाले। आप कुछ भी पूछने वाले कोई नहीं होते, ये मेरा और मेरी भाभी का मामला है, आप नज़र रखना मैं आती हूँ। वह कहकर कमरे से निकल गई, जबकि रुबाब इसके जाने पर हल्का सा मुस्कुराई थी। क्या सुनने में आया है कि रात हरियाणा को बहुत बड़ा हमला हुआ है। जुमरू ने कबीले में दाखिल होते ही खबरनामा शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि सुनने में तो ये भी आया है कि इसकी गाड़ी पर रात को गोलियां चलाई गई हैं, वो भी गाँव से शहर जाते हुए रास्ते में, और फिर इसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी किया गया है। इसकी गाड़ी की हालत काफ़ी बुरी थी। सुबह के वक्त कोई गांव वाला शख्स इसे इसके घर पहुंचा कर आया है, अभी भी बड़ी बुरी हालत में अपने घर पर है, आज ड्यूटी पर भी नहीं है वो। मैं तो गाड़ी की हालत देखकर आ रहा हूँ, बड़ी बुरी हालत में है गाड़ी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानलेवा हमला किया था, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। सरदार नीचे ही आया हुआ था, चारपाई बिछाई इस पर बैठा हुआ जुमरू की बातें सुन रहा था। एक नज़र बाला ने सरदार को देखा, फिर जुमरू को, जो दोबारा से अपनी खबरें बिखरने में लग गया था। गाँव में क्या होता था क्या नहीं से हर बात की खबर होती थी। हमेशा की तरह गाँव में चलने वाली कोई भी चीज़ की खबर पहले से लगती थी, और फिर बाकियों को। मुझे तो लगता है अब इस बात का भी वो हम पर ही बिल फाड़ेंगे, कह देंगे कि डाकू ने ही कुछ किया है और हमें तो खबर भी नहीं। मुझे लगता है पुलिस वालों का कोई बड़ा दुश्मन निकल आया है, पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए हैं कि इनके साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो हम कर रहे हैं। जुमरू वहीं ज़मीन पर सरदार के कदमों के करीब बैठते हुए इसकी टांग दबाने लगा था। छोड़ो जुमरू, इन फजूल बातों को, हमारा इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। सरदार ने बेपरवाही से कहा। रेहान कैसा है ये बताओ, जिंदा बच गया हमले से या यही मरा गया है? इतना खतरनाक हमला हुआ था तो मर जाना चाहिए था इसको। लगता है हमले वाले ने जान से मारने के लिए हमला किया ही नहीं था। वन जान बनते हुए बोला तो बाला हल्का सा मुस्कुराया था। अरे हाँ सरदार, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बस डराने के लिए हमले हो रहे हैं इन पर। वो जिंदा है सरदार, अपने घर पर पड़ा है। सुनने में तो आया है कि हालत काफ़ी ख़राब है। जुमरू ने तफसील से बताई। इस वक्त बाला इसके पास आकर बैठा था। अयादत के लिए चलें? बाला दांत निकालते हुए बोला तो सरदार ने इसे घूरा था। मेरा होने वाला साला है, हैर हैरीत पूछाते हैं। कल को मेरी बाली आकर मुझसे शिकायत करेगी कि इसका भाई मर रहा था, मैंने हैर हैरीत भी दरियाफ्त न की, अयादत के लिए भी ना आ सका। कैसा होने वाला बहनोई हूँ मैं इसका। इसके अंदाज में शरारत छुपी हुई थी। बहनोई? सरदार ने तंजी अंदाज से बाला को देखा। इसकी बहन तो अस्पताल में होगी, अब भाई की शादी की खुशियों में छुट्टियां तो कर ही चुकी है, तो अस्पताल में जाकर इसकी भाई की अयादत का किया जा। और ये रोज़ ड्रामे खत्म कर, अब कोई फैसला करना चाहिए। हाँ तो सरदार, सारी मालूमात तुम तक पहुंच चुकी है, आप करो कोई फैसला, तुम ही मेरे बड़े हो, मेरी ज़िंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें है। मैं तो बस सच झुका लूंगा तुम्हारे फैसले पर। बाला शरारती अंदाज में बोला तो सरदार हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सारे
वो सारे लोग बाहर कबीले में हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि तुमामी ने ऊंची पहाड़ी से उतरती नजर आई, आज जिसने मैरून कलर का खूबसूरत लिबास पहन रखा था। खुले खुले पेंचू वाली शलवार थी, जबकि कमीज की लेंथ थोड़ी छोटी थी, लेकिन इसके ऊपर चादर काफी लंबी थी। जब बाला सुबह इसे लेने कमरे में आया तब इसने यही लिबास निकाल कर रखा हुआ था पहनने के लिए, और इस लिबास में वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टे को इसने अंदर की तरफ फैलाकर सर पर रखा था, जबकि खुद पर इसने चादर ओढ़ रखी थी। वो इस तरह खुद को छुपा कर आती तो सरदार के सीधे दिल में उतरती थी। इसकी ये सादगी और पर्दा सरदार को किसी भी जदीद लिबास से ज्यादा बात आता। इसका ये लिबास इसके सर को फहर से बुलंद कर देता था। वो खुद को छुपा कर समेट कर रखने वाली लड़की थी। कमरे में वो इसके सामने सूट के साथ का दुपट्टा लेकर रखती थी, और अब तो इसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो चुकी थी दुपट्टा के कंफर्टेबल हो चुकी थी कि दुपट्टा उतार कर भी इसके पास बैठ जाती। वो अपने और सरदार के रिश्ते को मुकम्मल समझने वाली लड़की थी। वो नादान जरूर थी, लेकिन बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं थी। वो जानती थी कि इसके हर रूप पर सरदार का हक है, और वो इसे इसके हक से कभी महरूम नहीं करती थी। मीरू भैया आए ज़रा मेरी मदद करें, आज खाना मैं बनाऊंगी। वो नीचे आते हुए सरदार को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए सीधा मीरू से मुखातब हुई थी, जबकि मीरू हैरत से सरदार को देखने लगा था। वो इसे सख्ती से मना कर चुका था कि तुम हमको किचन में कदम नहीं रखने देना। मेरा सोना मुखड़ा, गर्मी बहुत है, काम कैसे करोगे? तुम्हें किचन में जाने की जरूरत नहीं, बस बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मीरू बना देगा। अचानक इसका हाथ एक झटके से पकड़ के इसे अपने करीब बिठाते हुए बोला, अच्छा गर्मी बहुत है, लेकिन सुबह तो किसी को बहुत सर्दी लग रही थी, बल्कि रात भी किसी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। वो आहिस्ता आवाज में आंखें घुमाते हुए बोलते हो सरदार ने शर्मिंदा होकर सर खुजाया। कमरे में सर्दी थी ना, नीचे सर्दी नहीं है, यहाँ बहुत गर्मी। और हवदा, जब तुमने किचन में कदम रखा, वो आंखें दिखाता रौब जमाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सामने वाली इसके रौब में आने का कोई इरादा नहीं रखती थी। बल्टा इसकी आंखों में आंखें डाल गई। मैं ना सिर्फ किचन में कदम रखूंगी, बल्कि खाना भी खुद बनाऊंगी। अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। वो अगर बड़ी सजन साई जिद नहीं करते। वो नरमी से बोला, नहीं करते होंगे आपके कबीले के लोग, लेकिन मैं करती हूँ और करूंगी। क्या कर लेंगे आप? जिद ही नहीं, बस सब कुछ करूंगी जो मेरा दिल करेगा, और आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, आपके लिए खुद खाना बनाऊंगी, आपके खाने पीने उठने बैठने सबका ख्याल मैं रखूंगी। मीरू आपकी बीवी थोड़ी है जो आपके काम करता है, मैं आपकी बीवी हूँ, ये मेरा हक है। आप कभी मेरे लिए तोहफा लाते हैं, कभी मुझे घुमाने ले जाते हैं, ये सब क्यों करते हैं आप? क्योंकि वो मेरा फर्ज है और तुम्हारा हक है। लेकिन जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए आपका ख्याल मैं रखूंगी, क्योंकि वो मेरा फर्ज है और आपका हक है। और अब मुझसे बहस मत करें कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा फ्री होते जा रहे हैं। यहाँ आराम से बैठे, मैं आपके लिए कुछ मज़ेदार सा खाना को लेकर आती हूँ। वो नरमी से इसके गाल खींचती हुई इसके करीब से उठ गई थी। सरदार वो सच में रसोई में जा रही है, वह खाना बनाएगी, तुम जानते हो कितनी गर्मी है। वह तुम्हारी भी नहीं सुनती क्या? बाला सरदार के करीब आकर बोला। तुम्हारी भी नहीं सुनती वाली बात पर सरदार ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी, क्योंकि वो जानता था कि वाकई किसी की भी नहीं सुनती। हाँ, वो सरदारनी है और वो सरदार की भी नहीं सुनती। बाला, जुमलों ने ऊंची आवाज़ में कहा, और फिर इनके करीब आ गया। वैसे सरदार, मैंने एक बात सोची है, जिसकी सब सुने उसे सरदार कहते हैं, और जो सरदार की बिना सुने उसे सरदारनी कहते हैं। जुमलों के क्या लगाते हुए बोला तो सरदार ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। सरदार को यूं मुस्कुराते देखकर पूरे कबीले में कहकों की गूंज थी। मैं मदद कर देती हूँ। रियान बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, जब रबाब तेजी से वाशरूम से निकलते हुए इसके पास से उसे सहारा देने लगी। इसकी आंखों में फिक्रमंदी थी, जिसे वो रियान की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ रही हो। कहाँ जाना है आपको? इसने नरमी से पूछा। इसका पूरा वजूद रियान को सहारा देने पर मखूज था। इसकी पीऊँ करीब आकर पूछने पर रियान के लबों पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट उभरी। वाशरूम तक जाना है, रियान ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यकीन करो ये मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम्हें जहमत दूं। मैं चला जाऊंगा। इसकी आवाज में हल्की सी तकन थी, मगर नजरों में एक शरारत सी चमक थी। जहमत वाली क्या बात है, आप मेरे शौहर हैं, मेरा फर्ज बनता है। रबाब ने फौरन की बात काटी। आइए मैं आपकी मदद करती हूँ, इसने फैसला के अंदाज में कहा। वो जरा भी हिचकिचाई नहीं, बल्कि जबरदस्ती इसका बाजू अपने कंधे पर रखते हुए इसकी पीठ पर हाथ ले जाती इसे सहारा दे रही थी। इसकी मजबूत गिरफ्त और पुरअज़्म लहजा रियान को मजीद कुछ भी कहने का मौका ना दे सका। आहिस्ता से उठते हुए रबाब के मजबूत सहारे के साथ कदम उठाता वाशरूम तक आया था। इसका हर कदम पर रबाब की तवज्जो इस पर मरकूज थी, जैसे वो इसका हर बोझ अपने कंधों पर उठा लेना चाहती हो। दरवाजे तक पहुंचकर रबाब ने इसे छोड़ दिया कि आप खुद चले जाएं। इसकी सांसें कदरे तेज हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर इत्मीनान था। क्यों अब यहाँ तक आ गई हो, ताकि तक भी छोड़ दो। बीवी क्या सिर्फ यहाँ तक का फर्ज नहीं पाएगी? रिया ने शरारत से कहा। इसकी आंखों में चमक मजीद गहरी हो चुकी थी। रबाब ने हैरानगी से इसके चेहरे की तरफ देखा। इसकी नजरें अब किसी तरह की तकलीफ का कोई आसार नहीं था, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट जरूरी थी, जिसमें छुपी शरारत को वो बांध गई थी। इसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। ये शख्स इतना ड्रामेबाज हो सकता है, इसने सोचा भी नहीं था। मैंने यहाँ तक छोड़ दिया, बाकी चाहे खुद चले जाएं। रबाब ने फजल होकर सख्ती से कहा, नहीं, अब यहाँ तक छोड़ा है तो आगे तक भी छोड़ कर आओ। वो मजीद शरारती होता है, इसके कंधे पर अपना वजन डालने लगा, जबकि इसकी दफा वजन डालने पर वो अच्छी खासी लड़खड़ा गई थी। इसकी आंखों में हैरत और हल्की सी गुस्से की लहर थी। वो तो तब से ये समझ रही थी कि वो सचमुच इसके सहारे चलकर यहाँ तक आया है, लेकिन अब इसे लग रहा था इसने अपना 1% भी वजन इस पर नहीं डाला था। इसकी सारी हमदर्दी एक झटके से गायब हो गया। प्लीज खुद चले जाएं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत भारी हैं आप। वो परेशानी से कहने लगी थी। इसका चेहरा शुरू हो रहा था। इसकी बात पर रियान का कहकर कमरे की दीवारों से गूंजते हुए बड़े कमरे तक भी गया था। अम्मी जो हाथ में तस्वीर लिए मुलाजमा को हिदायत दे रही थी, बेसकता अपने बेटे की इस तरह से हंसी में मुस्कुराई। इसके चेहरे पर ममता की नरमी थी। अब आप इस तरह से हंस क्यों रहे हैं? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन रबाब ने नाराजगी से कहा। इससे रियान का यूं मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, जिसकी वजह से तुम मेरी मदद नहीं कर पा रही है ना बीवी? वो अब भी हंस रहा था। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। रबाब को इसका यूं हंसना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो इसकी मदद कर रही थी, और उल्टा वो कैसे इसका
मजाक उड़ा रहा था। हटें, मैं नहीं करती मदद आपकी, आप काबिल ही नहीं है कि आपकी मदद की जाए। हटें। वो इसका बाजू अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश कर रही थी। इसके चेहरे पर झुंझलाहट नुमायां थी। जबकि रियान ने इसकी हल्की सी मज़ाहमत देखा, अचानक इसके लबों पर झुकते हुए इसके लबों को अपने लबों में कैद कर गया। एक लम्हे को जैसे कमरे में वक्त थम सा गया था। इसकी इस अचानक हरकत पर जहाँ रुबाब को सोचने समझने के काबिल ना रही थी, वहीं रियान तो जैसे मदहोश हो गया था। वो इसके लबों को बेहद नरमी से चूम रहा था, जैसे इसके अलावा इसे और कोई काम भी ना हो। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी गिरफ्त बढ़ती जा रही थी। रुबाब को लगा जैसे वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। इसका तवाज़ुन डगमगा रहा था। ऊपर से रियान ने भी इसे पर अच्छा खासा वजन डालते हुए इसे अपने करीब कर रखा था। इसके लम्हे रुबाब को लगा कि वो एक ऐसे समुद्र में डूब रही है जिसकी गहराई का इसे कोई भी अंदाजा नहीं था। इसकी बेताबियां बढ़ती जा रही थी। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगी, जब रियान ने दूसरा बाजू भी इसकी कमर पर डालते हुए इसे मजीद अपने करीब कर लिया। लब्बों को छोड़ते हुए इसकी गर्दन को बेकरारी से चूमना शुरू कर चुका था। इसके लब्बों का लम्स इसकी गर्दन पर बेकरता हल्की सी बेचैनी पैदा कर रहा था, जो शायद इसकी घनी मुशू की वजह से था। रुबाब का चेहरा सुर्ख होने लगा। इसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। वो आहिस्ता से अलग होता शरारती नजरों से इसे देखने लगा। इसकी आंखों में फतह का निशा था। अरे अरे बेगम, आप तो अभी से कांपने लगी। ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था मेरी मोहब्बत का। अभी तो आपने पूरी फिल्म देखनी है और मेरी इस मोहब्बत को झेलना भी है। आप तो अभी से घबरा गई, मैदान छोड़ने वाली लगती तो नहीं थी आप। वो इसकी कांपते हुए वजूद को आहिस्ता से खुद से अलग करते हुए बोला। तो आज़ाद लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेते पीछे होती थी। इसकी निगाहें अपने आप ही झुक गई थी। शर्म और हया से इसका चेहरा टमटमा रहा था। ये लम्हा इसकी जिंदगी का एक नया बाप खोल रहा था, एक ऐसा बाप जिसकी शिद्दत का इसे कोई अंदाजा नहीं था। रियान एक नरम गरम निगाह इस पर डालता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वॉशरूम में बंद हो गया। और बाप का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे सीने की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाएगा। इसे इस शख्स से घबराहट हो रही थी। ये सच में एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। ऐसा था जो इसे अपनी तरफ खींच रहा था। इससे पहले कि वो बाहर आता या मजीद से अपनी बेशर्मी का कोई और नज़ारा पेश करता, वो तेजी से अपना लिबास तुरंत करती दुपट्टा सर पर जमाते हुए कमरे से निकल गई थी। इसे शख्स की मौजूदगी में कमरे में रहना खासा खतरनाक था, जैसे हर लम्हा कोई नया तूफान आने वाला हो। वो जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। किचन में गर्मी अपने अरूज पर थी और बड़ी सी चादर को होठ पर ओढ़े हुए वो पूरी तरह से पसीने में शबू हो रही थी। अंदर दाखिल होते हुए सदा ने मीरू को बाहर जाने का इशारा किया था, जो इससे करीब से तेज तेज पंखा कर रहा था। मीरू ने फौरन ही पंखा एक तरफ रखते हुए सर झुकाकर बाहर का रुख किया। सदा इसके करीब आते हुए इसके ऊपर से चादर हटाकर एक तरफ फेंक किया था। इसकी नजर सिर्फ दुआम पर थी। यकीनन अब यहाँ किचन में कोई भी नहीं आने वाला था, जबकि वो तेज तेज तड़का बुनने में मसरूफ थी। इसने आहिस्ता से वो गत्ते के नमा पंखा उठाकर इसे पंखा करना शुरू किया तो वो हल्का सा मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट में दुनिया जहाँ की मासूमियत और शुक्रगुजारी थी। वो बेसाख्ता ही इसके गाल पर झुकते हुए इन्हें चूम किया तो दुआम ने इसे घूर कर देखा था। इसकी आंखों में हैरत और हल्की सी झिझलाहट थी। क्या मसला है आपके साथ? सुकून नहीं है आपको? काम कर रही हूँ ना मैं। इसको बेबाक होते देखकर वो परेशानी से बोली। से पहले कि वो मजीद अपना आप दिखाते हुए रोमांटिक होता, बेहतर था कि वो अभी से ही इसे लगाम खींच डाले, अभी से ही इसकी लगाम खींच डाले, वरना ये शख्स तो किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इसका ये घूरना बात बात पर डराना सरदार साईं को मजीद बेहूद करते हुए इसकी तरफ मुतवज्जो करता है। अभी भी जिस अंदाज में उसे घूर रही थी, सरदार का दिल सीने में उछल कूद करने में मसरूफ था, जैसे कोई बेकाबू घोड़ा हो। वो दूसरे गाल पर झुकते हुए आपकी दफ़ा इसे भी शिद्दत से चूम गया तो दुआम के घूरने में अब इजाफा हुआ था। इसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। डाकू जी निकले इधर से बाहर, मैं कहती हूँ जाएँ यहाँ से। मैंने आपके साथ एक लम्हा भी इस किचन में नहीं रहना। पता नहीं है आपके अंदर का ये रोमानी कीड़ा कब वफात पाए। जान को आया हुआ है मेरे। वो ऐसे धक्का देते हुए पीछे कर रही थी। इसकी आवाज़ में झिलझिलाहट थी। सजन साईं, ये रुमानी कीड़ा तो बारात में भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा, तुम फिक्र मत करो। जब हमारे बच्चे हो जाएंगे ना, तब भी तुम्हारा ये सरदार साईं इतना ही रोमांटिक होगा। बल्कि मैंने तो सुना है कि वक्त के साथ साथ इन जश्न में इजाफा होता है। मैं तो आने वाले 80 साल तक ऐसा ही रहूँगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाऊँगा। बस तुम अपने अंदर भी एक अदद ऐसा ही रोमांटिक कीड़ा पैदा कर लो, ताकि मैं भी कह सकूँ कि मेरी बीवी थोड़ी रोमांटिक है। वो आपकी दफ़ा निशाना इसके लब्बों को बना रहा था। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। हट जाएं डाकू जी, आप बहुत बेशरम होते जा रहे हैं। मुझे गुस्सा ना चढ़ाएं, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो हमने इसे खबरदार किया। अच्छा तो क्या करोगी तुम? अगर मैं तुम्हें गुस्सा चढ़ाऊंगा तो क्या कर लोगी तुम? यार बदला लिया करो मुझसे। मैं तुम्हारे लबों को यूं चूमूं तो तुम भी बदले में यूं ही मेरे लबों को चूम कर अपना इंतकाम लिया करो। वो अचानक इसके चेहरे को थामते इसके लबों को पूरी शिद्दत से चूम गया था, जबकि वो इसकी हरकत पर हैरान होती से देखने लगी। इसे शर्माया तक नहीं जा रहा था। इसकी सांसें रुक सी गई थी। मैं तुम्हारे गालों को यूं चूमूं तो तुम भी बदले में इसी अंदाज में मेरे गालों को काट खाया करो। वो इसके गाल पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए हल्के से दांतों से इसके फूले फूले रुखसार को दबा गया, जिस पर वो इसे घूर कर रह गई थी। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हाथ में चमचा था तो दूसरे हाथ में कपड़ा थाम रखा था, जिससे वो गर्म कढ़ाई हिला रही थी। जबकि ये आदमी अब जरूरत से ज़्यादा ही फ्री होता जा रहा था। इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। डाकू जी तो हमने मुश्किल कहा। इसके आवाज़ में बेबसी थी। मेरा डकैत सजन। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो फिर से इसके लबों पर झुकते इसके लबों को काबू कर चुका था। और अब इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसने गरम गरम चमचा इसके हाथ पर रखा था, बल्कि हल्का सा टच करते हुए खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन वो तो स्टील के बने हुए इंसान पर गरम चमचे ने भी कोई असर नहीं दिखाया था। इसने अपना पैर सरदार के पैर में मारते हुए अपने होंठों की आज़ादी से
اس نے اپنا پیر سردار کے پیر پر مارتے ہوئے اپنے ہونٹوں کی آزادی کی چھوٹی سی کوشش کی تھی، لیکن اس کے پیر بھی جیسے پتھر کے بنے ہوئے تھے، کوئی اثر نہ ہوا۔ ہاں، لیکن لبوں کی گرفت سخت ہو گئی تھی، وہ اسے بخشنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مسلسل اس کی سانسیں چراتے ہوئے وہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ توام کو لگا جیسے وہ اس کی روح کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، جب باہر سے بارہ اونچی آواز میں اعلان کرتے ہوئے آیا، میں اندر آ رہا ہوں سردار، میں اندر آ رہا ہوں سردار، میں اندر آ رہا ہوں۔ اس کا یہ اعلانیہ انداز نہ صرف سردار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر گیا تھا، بلکہ دوام نے بھی فوراً خود پر بڑی سی چادر اوڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری جس انداز میں وہ اسے گھور رہی تھی سردار نے ڈرننگ کی ایکٹنگ کی، حالانکہ اپنی طلب پوری کرنے کے بعد وہ کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہاں کچن میں آیا ہی اسی مقصد کے لیے تھا۔ وہ گہری سانس لے کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ جو اعلان کرتے ہوئے اب اندر غصہ پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہا تھا، اس طرف پیٹ کے اس کے قدم آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہے تھے۔ جب سردار نے غصے سے پوچھا، سردار وہ میں یہ بتانے آیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حکیم صاحب کا فون آیا تھا، شہباز کی جان بچانے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، اب وہ کافی بہتر حالت میں، اور ایک ہفتے میں ہم اسے واپس قبیلے لا سکتے ہیں۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہا تھا، اس کی آواز میں جوش تھا، جبکہ یہ بات تو اس کے لیے بھی کافی خوشی کی تھی۔ یا مالک تیرا شکر ہے، وہ سختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو ہم نے حیرت سے دیکھا، شہباز وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ یقیناً اس کے ڈاکو جی کے لیے بہت خاص تھا۔ ڈاکو جی شہباز کون ہے؟ آپ نے تو مجھے نہیں ملوایا اس سے، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کی آواز میں تجسس تھا۔ سجن صاحب وہ میرے چاچا کا گھوڑا ہے، اب آئے گا نا تو تمہیں اس سے ملواؤں گا، ہم اس کی سواری نہیں کرتے، اب برا ہو چکا ہے نا، لیکن اسے گولی لگی تھی، حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اللہ کا بڑا کرم ہے وہ اب ٹھیک ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس کی آواز میں اپنے گھوڑے کے لیے محبت تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، جانوروں کے بھی صدقے دیا کریں آپ، جانوروں پر بھی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، اللہ خیر کرے، میں ضرور ملوں گی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی ہانڈی ہلاتے ہوئے اسی باتیں میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی وہ اس کی گستاخیاں بھول چکی تھی، ہاں، لیکن ایک گھوڑے کو گولی لگی تھی، یہ بات اس کے لیے خوفناک تھی۔ یہ کیسے دشمن تھے جو بے زبان جانوروں پر بھی حملہ کر دیتے تھے؟ وہ کیسے یقین کرتی کہ وہ لوگ انسانوں کے لیے خطرناک نہیں تھے؟ اور جس قدر اس قدر شدید حملہ سردار پر ہوا تھا وہ بھی ناقابل فراموش تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا مقصد پیدا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنے ڈاکو جی کو غلط کام نہیں کرنے دے گی۔ وہ نے سمجھائے گی کہ یہ غلط کام کتنا خطرناک اور جان لیوا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کی بات کو ضرور سمجھے گا، کہ اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ سردار کو بدل سکے۔ اچھا، سردار میں صرف یہ بتانے کے لیے نہیں آیا تھا کہ شہباز ٹھیک ہے، بلکہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ میں اپنے سالے کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی بہن کے پاس۔ میری واپسی ذرا دیر سے ہوگی، وہ دان دکھاتا ہلکا سا سر گجاتے ہوئے بولا، جبکہ دوام بھی اس کی تیاری دیکھ کر پہلے حیران تو ہوئی تھی، پھر سوچا کہ ایک جمعہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے اس نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اب اسے سمجھ میں آتا ہے یہ تیاری جمعے کے لیے نہیں کی گئی تھی۔ وہ جب بھی شہر جاتا تھا کافی تیار ہو کر جاتا تھا، حالانکہ یہ تیز پرفیوم لگانا، کپڑوں پر ہلکی سی شکن نہ آنے دینا بالا کی سخت طبیعت کے لیے نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں سردار کافی صاف ستھرا انسان تھا، جبکہ بالا کی تو داڑھی بھی اکثر بڑھی ہوئی ہوتی تھی، لیکن یہ بات تو پکی تھی کہ جب بھی وہ اس لڑکی سے ملنے جاتا تھا اس کی ڈھاک ہی نرالی ہوتی تھی، اس کے چہرے پر خاص چمک ہوتی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ تم، لیکن کوشش کرنا واپسی جلدی ہو جائے، کیونکہ آج کی دعوت ہماری بیگم صاحبہ بنا رہی ہیں، کتنی خوشبودار کڑھائی ہے، یہ نہ ہو کہ تمہارے واپس آنے تک کچھ بھی نہ بچے۔ وہ اس کا دھیان کڑھائی میں پکتے گوشت کی طرف ڈرانے لگا، جو واقعی لذت کا الگ ہی نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک اور شرارت دونوں تھی۔ بالا بھیا پریشان مت ہو، میں آپ کا حصہ الگ کر کے رکھ دوں گی۔ تو ہم نے اسے اپنی طرف سے بے فکر کیا، تو اس نے سردار کو دیکھ کر ہلکے سے دانت دکھائے تھے، اور پھر اس دونوں کو خداحافظ کہتا کچن سے نکل گیا۔ بالا کے جاتے ہی سردار نے ایک دفعہ پھر سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا، تو اب کی دفعہ وہ چھری اٹھا کر اس کی طرف کر چکی تھی۔ پیچھے ہٹیں، عجیب انسان ہے، الفی کی طرح چپک گئے ہیں میرے ساتھ، اترنے کا دام ہی نہیں لے رہے۔ اب اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں نے اس چھری سے آپ کے 2 پیس کر دینے ہیں۔ ویسے گھورتے ہوئے بولتے سردار نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو مایوسی آئی، مگر پھر شرارت لوٹ آئی۔ کیا مسئلہ ہے سجن صاحب؟ میں تو تمہاری مدد کرنے آیا تھا، سیدھے طریقے سے کہو نا، میری مدد نہیں چاہیے۔ ایک تو سب قبیلے والے کو ادھر سے بھگایا تھا کہ میں آ کر اپنی بیوی کی مدد کر سکوں، اور اوپر سے تم، اس نے مصنوعی رنجیدگی سے کہا، آپ میری مدد کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے چیخ اٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں کوشش کر رہا تھا مگر تم اتنی حسین لگ رہی تھی کہ تمہاری مدد کرنے کے بجائے میرا تم سے پیار کرنے کو دل کرنے لگا، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ معصوم بن رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک میٹھی سی شکایت تھی۔ نکلیں ادھر سے، ابھی کچن سے باہر نکلیں، اگر آپ ایک سیکنڈ بھی مزید یہاں کچن میں رہے نا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، نکلیں ادھر سے۔ اس کے کندھے پر ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے اسے چھری دکھا کر کچن کے دروازے سے دھکے مار کر باہر کر چکی تھی۔ اس کی آواز میں سختی تھی، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ جبکہ قبیلے کے سارے لوگوں نے جب اچانک ہی سردار کو دھکے کھاتے کچن سے نکلتے دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئے، پھر کندھے اچکا کے، جیسے اب ان کے لیے یہ کوئی نارمل سی بات ہو۔ اور نارمل سی ہی تو بات یہ تو حقیقت تھی کہ سردار کو صرف سردار ہی کنٹرول کر سکتی تھی، اور کسی اور کے قابو میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے صرف وہ کنٹرول کر سکتی تھی جسے وہ کنٹرول ہونا چاہتا تھا۔ اس کی دنیا اب سے وہ صرف دوام کے گرد
घूमती थी। तुम लोगों की बीवियां भी क्या तुम लोगों के साथ ऐसा ही करती हैं? मुझे सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे इन्हें देखते हुए। वहीं चारपाई पर लेट कर बोला तो सब अपने अपने दुखड़े सुनाने लगे, जबकि जुमरू तो खूब मजे लेते हुए तेज तेज इसकी टांगे दबा रहा था। अरे रुबाब मेरी बच्ची आजा, देख कितना प्यारा मौसम है, यहाँ आकर बैठ मेरे पास। अम्मी बाहर सैन में बैठी हुई थी, मिलाटमा वहीं बाहर कपड़े धो रही थी। सैन में हल्की हल्की हवा चल रही थी और परिंदों के चहचहाट माहौल को खुशगवार बना रही थी। रुबाब इनके पास ही आकर बैठ गई। इसके चेहरे पर भी सुकून था। रियान की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर है माशाल्लाह। आज तो काफी खुश लग रहा था। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को नजर बद से बचाए, हमेशा हंसता खेलता रहे मेरा बच्चा। अम्मी की आवाज़ में ममता की शेरनी घुली हुई थी। जानती है, हमेशा कहता था पहले बहन की शादी करूंगा फिर खुद शादी करूंगा, लेकिन बेला पर भी डॉक्टर बनने का ऐसा भूत सवार हुआ कि हद नहीं। इसे शादी ना करनी पड़े इसलिए दिन रात एक करके इसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई मुकम्मल की। अब तो माशाल्लाह इतनी काबिल डॉक्टर बन गई है। बस इसकी ये होम जॉब मुकम्मल हो तो इसकी शादी के बारे में सोचेंगे, बल्कि मैं क्या सोचूंगी। अब तो जो सोचना है तुमने ही सोचना है। ये पूरा घर तुम्हारे हवाले, मेरा बेटा तुम्हारे हवाले, हर चीज़ तुमने देखनी है। मैं तो अब जिम्मेदारियों से आज़ाद हूँ। अल्लाह खैर करे अब तो ज़िंदगी खत्म हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं। अम्मी ने गहरा सांस लिया। इनकी आंखों में मोहब्बत और इत्मीनान था। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह आपका साया हम तीनों पर सलामत रखे। किसी के आ जाने से किसी की कमी पूरी नहीं होती। हर इंसान की अपनी जगह होती है और आप तो माँ हैं, माँ की कमी कोई पूरी कर सकता है? अल्लाह पाक आपको हमारी भी ज़िंदगी लगा दे। वो नरम से इनके हाथ थामते हुए बोली कि आवाज़ में हलूस और अपनाहियत थी। उन्होंने मुस्कुराकर इसका माथा चूमा। इनकी आंखों में रुबाब के लिए बेपनाह प्यार था, जबकि रियान भी आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर आ गया था। इसके चेहरे पर भी एक नई ताजगी थी। अरे अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? मुझे ये नज़ारा बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे थोड़ा सा तो सास बहू वाला ड्रामा क्रिएट करें। 3 दिन से घर पर बड़ा बोर हो रहा हूँ। थोड़ी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा ताना जनी करें। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। अम्मी यार आपको बहू लाकर दी है, आपने तो बेटी ही बना ली है। रिया ने मसनूई शिकायती अंदाज में कहा। इसकी आंखों में शरारत थी। चुप कर बदतमीज, वो मेरी बहू ही है, बेटी नहीं। अम्मी ने प्यार बड़ी डांट से कहा तो रुबाब ने हैरत से इन्हें देखा था, जैसे इनकी बात को समझ ना सकी हो। इसका क्या मतलब था कि वो इसे अपनी बेटी नहीं मानती, वो इसे अपनी बहू ही समझती हैं। रुबाब के दिल में एक लम्हे को अजीब सी कैफियत हुई, मगर फिर अम्मी की अगली बात ने इसका दिल को छू लिया। रुबाब मेरी बहू है, मेरी बेटी नहीं। पता नहीं हर कोई बहू के नाम पर मुंह क्यों बनाता है। वो कोई बुरी नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता लोगों ने सास बहू के रिश्ते को विलन क्यों बना कर रखा है। मैं नहीं लाई बेटी, मैं बहू लेकर आई हूँ और मुझे इसकी सास बनना है, माँ नहीं बनना। इतना खूबसूरत तलक है। एक औरत अपना बेटा एक दूसरी औरत को देती है, एक औरत अपनी सारी जिम्मेदारियाँ एक दूसरी औरत को देती है। इतना खूबसूरत तलक को दुनिया वालों ने इतने बुरे तरीके से पेश कर रखा है, जैसे खुदा वास्ता ये कोई बुरा रिश्ता है। मैं नहीं जानती। मेरी एक ही बेटी है और दूसरी बहू है मेरी, और मेरी बहू दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। मुझे नहीं बनना अपनी बहू को अपनी बेटी। मैं बहू को बहू ही बनाऊंगी और उसकी सास बनूंगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक अच्छी सास बनूं। पर ननमी से रुबाब का हाथ थामते हुए बोली तो इनकी बात की गहराई का मतलब समझकर वो मुस्कुरा दी। अम्मी के अल्फाज से रुबाब के दिल में एक नई रोशनी भर दी थी। बेशक ये रिश्ता मोहब्बत और एहतराम पर मबनी था, मतलब कि मुझे इस घर में कोई इंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला। खाला एक कप चाय बना दीजिए, और किसी तरीके से ज़ुबान का जायका नहीं बदल सकता तो चाय के जायके से ही काम चला लूँगा। आपकी दफ़ा रियान ने काम करती मासी से कहा। इसकी आवाज़ में हल्की सी मायूसी थी। वो काम कर रही है, मैं बना देती हूँ चाय। रुबाब फ़ौरन बोली तो अम्मी ने इसका हाथ थाम लिया। तू कहीं नहीं जाएगी, तू इस घर की बहू है। अभी तुझे इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए। जिसे चाय की बहुत तलब हो रही है वो जाकर खुद भी बना ले और हमारे लिए भी बना कर ले आए। अम्मी ने कहा तो रुबाब ने बेसख्ता रियान की तरफ देखा। इसकी आंखों में शरारती, बेटा बीमार है आपका? अम्मी जगह जगह से कटा पटा है, किचन में जाकर काम करना अच्छा लगेगा? इसने माँ को देखते हुए कहा, जिन्होंने इसे नजरअंदाज किया था जैसे इसे सुना ही ना हो, जबकि वो काफ़ी देरी ने और रुबाब को घूरता रहा। फिर आकर थक हाकर उठकर किचन की तरफ चला गया। तकरीबन 5 मिनट के बाद ही 4 कप चाय हाज़िर थी। इसकी चाय बनाने की महारत ने रुबाब को हैरान कर दिया था। हालांकि आइए पहले चाय पी लीजिए, फिर बाद में काम करते रहिएगा। इसने काम करती मासी से कहा, जो खुद भी मुस्कुराते हुए इनके पास ही आकर बैठ गई थी। इसने नोट किया था कि रेयान की शख्सियत घर में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक बहुत ही अलग इंसान था। बाहर वो एक सख्त गिर पुलिस वाला था जो अपने फ़र्ज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभाता था, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता था। लेकिन घर में अपनी माँ और बहन के सामने इसका एक अलग ही रूप था। वो एक बहुत ही अच्छा भाई था जो अपनी बहन की बहुत ज़्यादा परवाह करता था, इनकी इसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता था। और वो एक बहुत ही अच्छा बेटा भी था। इसकी आंखों में अपनी माँ के लिए बेतहाशा फिक्रमंदी और एहतराम था। वो सिर्फ एक अच्छा अफसर ही नहीं बल्कि एक अच्छा भाई और बेटा भी था। वो शौहर कैसा था फिलहाल वो नहीं जानती थी। हाँ, लेकिन अंदर कमरे में की गई इसकी हरकत याद करते हुए तो रुबाब के चेहरे पर फिर से लाली बिखरने लगी। वो इसे देख नहीं पा रही थी। शर्म और हया से इसके गाल लाल हो रहे थे। इसके दिल में एक अलग सी कश्मकश थी। ये शख्स इसके लिए एक गहरा राज बनता जा रहा था। जबकि चाय इसने बहुत ही अच्छी बनाई थी। हमें बता रही थी कि वो बहुत अच्छा खाना भी बना लेता है। किसी दिन इसके हाथ का खाना भी खिलाएंगे इसे। किसी दिन इसके हाथ का खाना भी खिलाएंगे इसे, जिस पर वह सिर्फ मुंह बनाता आंखें घुमाता रहा। अम्मी का तो मूड आज जिसके सारे ही राज फाश कर देने का था, और रियान को इससे कोई इतराज भी नहीं था। हमने तकरीबन कोई 2.25 करोड़ की रकम जमा करवाई थी, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक हमें 3.25 करोड़ की ज़रूरत है। जुमलों ने अपना हाथ में पकड़े कागजात को देखते हुए मायूसी से कहा। इसकी पेशानी पर गहरी लकीरें थी और आवाज़ में परेशानी नुमाया थी। यानी
सॉरी, यानी अब भी हमारे पास तकरीबन 93 लाख रुपए की कमी है जो हमें अस्पताल में जमा करवाना है। वैसे तो बच्चों का इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी अस्पताल में रकम जल्द से जल्द जमा करवानी होगी। और सरदार के सामने बैठा इसी तफसीलात बता रहा था, जबकि सरदार खामोशी से बैठा इसकी बातें सुन रहा था। इसकी आंखों में गहरी सोच और फिक्रमंदी के बादल छाए हुए थे। ये बातें सरदार के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान की थी, क्योंकि इसे गोली लगी हुई थी और उसका जख्म अभी ताज़ा था। ऐसे में फ़ौरन इसके लिए किसी बड़ी डकैती पर निकलना मुमकिन नहीं था, और कोई खास बड़ी डकैती भी इनकी नज़र में नहीं थी जिससे इतनी बड़ी रकम मिल सके। सरदार ने लंबी सांस ली, इसके जहन में नए मंसूबे बन रहे थे, मगर जिस्मानी हालत इसे इजाज़त नहीं दे रही थी। तो आगे पीछे से कहीं देखना था ना, कोई ना कोई सेठ तो हाथ लग ही जाएगा। सेठ तो एक बहुत बड़ा है, सरदार जुमरू ने हिचकिचाते हुए कहा। इसकी आवाज़ में ताज़ब था, लेकिन वो इस टाइप का नहीं है जिस टाइप की बंदूक को हम भड़काते हैं। मेरा मतलब है अच्छा सा बंदा है, पैसा जैसे भी कमाता है लेकिन नेका मुंह में खर्च करता है। सरदार ने हाथ के इशारे से रोका। इसकी आंखों में एक लम्हे को सख्ती आई। इसे छोड़ो, किसी और को देखो, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो हमारे काम का हो। बाकी तुमने पूरी फरस्त तैयार की थी ना, इसका क्या बना? इसकी आवाज़ में एक दबी हुई बेचैनी थी जो इसके अंदरूनी कर्ब को जाहिर कर रही थी। वो तो तैयार है सरदार, लेकिन वो अगले महीने के लिए है। इस महीने हमें कोई और जुगाड़ करना होगा। जुमरू की आवाज़ में बेचारी की नुमाया थी। डॉक्टर ने भी हमारे सर पर मुसीबत डालनी थी। अगर ज़्यादा बच्चों का ही लेकर आए थे इलाज के लिए तो खुद अपनी जेब से खर्च कर देना। अब हम इतने सारे पैसे किधर से करके देंगे? हमारा तो पहले ही टारगेट पूरा नहीं हुआ। जुमरू परेशान था, जबकि सरदार को इसकी बात पर गुस्सा आ गया था। इसकी आंखों में सुर्ख डोरे उभर आए। दिमाग खराब है तुम्हारा जुमरू? सरदार ने दबी हुई आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं कर रहे हम किसी डॉक्टर पर, और हम पर किसी ने कोई मुसीबत नहीं डाली। हमें इतनी ताकत खुदा ने दी है कि हम इन गरीबों बेसहारा बच्चों का इलाज करवा सके। इसने अपनी बात पर जोर दिया। इसका लहजा फैसला गिनता। तुम क्यों इतना मुंह बना रहे हो? कौन सा मैं तुम्हें वहाँ डकैती पर लेकर जाता हूँ मैं, जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? सरदार की आवाज़ में तंज था। सरदार, मुझे तकलीफ होती है जब मैं तुम्हें और बाला को जख्मी देखता हूँ, तो तब होती है तकलीफ मुझे। हाँ, ये सच है कि मैं तुम लोगों के साथ डकैतियाँ करने नहीं जाता, और ना ही मैंने आज तक किसी तरह का खतरा खुद पर लिया है, लेकिन ये भी हकीकत है तुम्हें और बाला को तकलीफ में देख मैं भी सुकून में नहीं रहता हूँ। इसकी आंखों में सच्ची परेशानी और वफादारी थी, और इनकी ज़्यादातर डकैतियों में इनके साथ जाता था, लेकिन सरदार ने आज तक कभी इस पर किसी तरह का खतरा नहीं आने दिया था। वो हमेशा इससे बाहर ही रुकने के लिए कहता था। हमारा काम 20 बच्चों का इलाज करवाना है। अब अगर वो ज़्यादा बच्चियाँ लेकर आए हैं तो कसूर इनका है, हमारा नहीं। जुमरू ने अपनी बात पर इसरार किया। इसका चेहरा बाजिद था। लेकिन किसी का कसूर नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। सरदार ने मेज़ पर हाथ मारा। इसकी आवाज़ में गरज थी जैसे आसमान से बिजली करके हो। ये जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने मुझ पर डाली है, जिसे मैं हर तरीके से निभाऊंगा, और बेशक जिसने मुझे इस काम के काबिल बनाया है वो मेरे लिए आसानियाँ भी पैदा करे। इसकी आंखों में एक ऐसा सदम था जो पहाड़ों को भी हिला सकता था, एक ऐसा ईमान जो इसे कभी हारने नहीं देता था। इन बच्चों की जान बचाना बेहद ज़रूरी है, और हमें ये रकम अगले 3 दिनों तक वहाँ पहुँचानी होगी। अगर कोई बड़ी डकैती हाथ नहीं आ रही तो छोटी मोटी डकैतियों पर हाथ डालते हैं। कोई ना कोई हल निकालना है हमें इन सब चीज़ों का। बाकी आज के बाद मैं तुम्हें फजूल बोलते हुए ना देखूं। ज़ुबान ज़्यादा चलने लगी है तुम्हारी, लगाम दो इसे। बाहर चलो, बाहर तुम्हारी बहन खाना लगा चुकी होगी, अब मुंह बनाकर बैठने की जरूरत नहीं। इसे मूड ऑफ करते देखा सरदार ने इसके कंधे को पकड़कर जबरदस्ती से अपने साथ घसीटा था। खामोशी से इसके साथ बाहर निकल गया। सरदार जानता था कि जुमरू की परेशानी बेजा नहीं है, मगर इसका फर्ज इसे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने दे सकता था। सरदार जानता था कि जुमरू दिल का बुरा नहीं और नहीं जुबान का करवा है, बस इस पर हुए हमले की वजह से परेशान है। लेकिन यह भी हकीकत थी कि इसकी परेशानी सरदार को इसके फर्ज से रोक नहीं सकती थी। ये काम इसने तकरीबन 8 साल पहले शुरू किया था। जब इसे सरदारी मिली थी तब ही इसने फैसला कर लिया था कि वो इस काम से जितनी भी रकम कमाएगा वो सारी की सारी इन लोगों पर लगाएगा जो इसके मुस्तहक हैं। इसका यह अज़म लोहे की तरह पुख्ता था। वो हर चीज़ पर नजर रखता था। ज़कात का पैसा कौन से मुल्क से किसके पास आता है, कौन सा बड़ा सरकारी अफसर अपने वोट्स के लिए रकम कहाँ भिजवाता है, हर चीज़ की इसे खबर होती थी। और ये लोग जो ज़कात को भी भीख की सूरत में लोगों को देते थे वो तक इनका हक पहुंचाता था। ये लोग जो गरीबों, मस्किनों, यतीमों के पैसे पर राज करते थे वो इनसे वो रकम छीन कर इन लोगों तक पहुंचाता था जिसके लिए वो रकम बनाई गई है, किन के लिए बेची गई थी। वो किसकी दौलत पर किस तरह का वो किसी की दौलत पर किसी ताकतवर को राज नहीं करने देता था। ये इसकी ज़िंदगी का असूल था। इसलिए सिर्फ डकैती नहीं, एक जंग थी, हर जंग इसके लिए सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक जंग थी, हक की जंग। और जहाँ तक इन बच्चों का सवाल था वो अपने दिल के हाथों मजबूत था। इन मासूम बच्चों में से अपनी गुड़िया नजर आती थी, वो गुड़िया जिससे वो बेतहाशा मोहब्बत करता था। वो भी तो इसी तरह की जानलेवा बीमारी में अपनी जान गंवा बैठी थी। वो किसी और की बच्ची को, बहन को इस तरह मरते नहीं देख सकता था। इसने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने बेबसी से आखिरी सांसें लेते देखा था। उस दिन इसने कसम खाई थी कि वो किसी को इसकी बीमारी से मरने नहीं देगा। इसके दिल में यह जख्म हमेशा ताज़ा रहता था और यही से आगे बढ़ने की हिम्मत देता था, और जितना हो सके वो अपने वादे को पास रखे हुए था। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये वादा निभाना इसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मगर सरदार ने अज़म कर रखा था कि वो हार नहीं मानेगा, चाहे इसे कितनी भी मुश्किलात का सामना क्यों ना करना पड़े। तो गाइस, ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।